हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो के अंदर हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ कलर ग्रेडिंग वाली चीज़ों पे वर्क करेंगे। और इस सीरीज का मैं आपको एक बेसिक रोड मैप भी बता देता हूँ। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पकड़ बनाएंगे, और फिर आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम लोग यहाँ पर लॉग फुटेजेस पे वर्क करना शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व वाले सॉफ्टवेयर पे वर्क करने वाले हैं, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग मोस्टली कलर पेज पे वर्क करेंगे। और कलर पेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, तो उन सारे टूल्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। और अगर यहाँ पे मेरे कोई पुराने सब्सक्राइबर देख रहे होंगे, तो वो लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इन टूल्स को अपने पिछली सीरीज में कवर कर रखा है, तो फिर से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो इसका आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि मैंने उस सीरीज को 1 साल पहले बनाया था। तब मैंने वहाँ पर चीज़ों को लाइक खाली टूल्स के पर्सपेक्टिव से समझाया था। वहाँ पर मैंने कलर ग्रेडिंग ये सारी चीज़ों की कोई खास बात तो नहीं की थी। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डेडिकेटेड कलर ग्रेडिंग वाली चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था। और जैसे कि मैंने उन चीज़ों को 1 साल पहले बनाया था, तो लाइक हाँ, डाविंची रिजॉल्व के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, और मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं यहाँ पर कुछ और एडिशनल चीज़ों को भी कवर करूँगा। तो इसलिए मैंने ये नई सीरीज़ बनाई है। और इन केस अब मेरा चेहरा यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है इसितो चौरसिया। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाविंची रिजॉल्व से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, या फिर कह सकते हैं अपलोड करता हूँ। और अगर आप जाकर यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल चेकआउट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली जितनी भी वीडियोस है वो डाविंची रिजॉल्व के ही ऊपर है। और मैं यहाँ पर इन वीडियोस को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कवर करता हूँ, और मेरा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही लॉन्ग है, ये मैं मानता हूँ। जैसे कि 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी चला जाता है। खैर, उन सारी बातों को रखते हैं साइड में। खैर, ये तो बात हुई मेरे बारे में। खैर, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कलर पेज के बारे में, उसके इंटरफेस के बारे में, कि कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पर हमारे मेन टूल्स हैं, या फिर किन चीज़ों का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। लाइक एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहेगा इस वीडियो के अंदर। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्राइमरीज और नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्राइमरीज यानी कि जो आप कलर व्हील्स डाविंची रिजॉल्व के अंदर देख पाते हैं, उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप HDR व्हील्स, लॉग व्हील्स, कलर व्हील्स, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग यहाँ पर नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कितने टाइप्स के नोड होते हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर, और कब किस नोड को क्यों यूज़ करना है, क्या उनका पर्पस है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि इस सीरीज के अंदर मैं लाइक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं अपने चैनल पे मोस्टली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही डालता हूं। तो इस सीरीज के अंदर मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखूंगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मेरी कुछ प्लानिंग है। तो चलिए, बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर आ चुका हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर कट पेज अपना खोल रखा है। तो जब भी हम लोग अपने डाविंची रिजॉल्व को खोलते हैं, तो यहाँ पर हमें कट पेज देखने को मिलता है। और यहाँ पर मैंने 2 क्लिप्स को भी इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पर। तो पहले इन्हें हम लोग अपनी टाइमलाइन में ले आते हैं, और अब हम लोग यहाँ पर अपने कलर पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कलर पेज को खोलेंगे, तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर अपने इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। एकदम डिटेल में तो नहीं घुसने वाले, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि किस चीज़ से हम लोग क्या काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर राइट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी गैलरी की बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गैलरी पे ये काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग डाविंची रिज़ॉल्व के अंदर जो भी अपने कस्टम लट्स बनाते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर ऐसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कस्टम लट्स के बारे में। तो लट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए, लट्स का फुल फॉर्म होता है लुकअप टेबल। खैर, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा। तो लाइक आप इसे ईजी भाषा में ये समझ सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट, इन सारी जगह पे जो भी फ़िल्टर्स देखते हैं, तो आप उस फ़िल्टर को प्रोफ़ेशनल भाषा में लट्स कहते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग कलर ग्रेडिंग वाली फ़ील्ड में फ़िल्टर्स को हम लोग ऐसा लट्स बोलते हैं। तो बस आप ये समझ सकते हैं फ़िलहाल के लिए। और चलिए, मैं आपको एक लट भी बना के दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारा यही नोड है, इस पे मैं कुछ इसको रेड पिंक ऐसा कुछ कर देता हूँ। तो मैंने इसको येलोइश कर दिया, और अब मैंने इस नोट पे जो भी वर्क किया, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इस लट्स या फिर इस कलर ग्रेड को सेव कर कैसे करेंगे, तो उसे सेव करने के लिए मैं यहाँ पर अपने इस स्क्रीन के अंदर राइट क्लिक मारूंगा, और यहाँ पर ग्रैब स्टिल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा एक लट बन गया। तो उसको दिखाने से मेरा ये मतलब था कि लट्स बनाना बहुत इजी होता है। और अब मान लीजिए मैंने इस लट के अंदर जो भी ये
येलोइश टोन बनाई है, इस चीज़ को मैं अपनी दूसरी क्लिप पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। और मैंने आपको पहले जो बोला था कि लट्स एक तरह से फ़िल्टर होते हैं, मैं आपको ये भी जस्टिफ़ाई करा के दिखा देता हूँ कि ये फ़िल्टर की तरह वर्क करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने क्लिप्स को इनेबल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस क्लिप पे आ जाता हूँ और अब हम लोग यहाँ पर ये जो येलोइश लुक है इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं, इस चीज़ को ऐसा उठा के हम लोग यहाँ पर ऐसा पटक देंगे। तो ये लीजिए येलोइश लुक बन गया। तो लट्स बेसिकली एक तरह से फ़िल्टर होते हैं, आप शुरुआत में इसको ऐसे समझ सकते हैं। और ये तो जान लिया हमने लट्स के बारे में, लेकिन बेसिकली गैलरी टाइप का क्या फंक्शन होता है। तो गैलरी टाइप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने डाउनसी रिजॉल्व के अंदर हम लोग जो भी ऐसे लट्स बनाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर ऐसा सेव करते हैं। सेव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पे जो भी वर्क कर रखा है उसके बाद आप अपने स्क्रीन पर ग्रैब स्टिल पे ऐसा क्लिक मारेंगे तो वहाँ पर वो आपका लट ऐसा सेव हो जाएगा। तो बस यही फंक्शन होता है गैलरी टाइप का। और आप चाहें तो इन लट्स को लाइक किसी दूसरे क्लिप पे बिना अप्लाई करते हुए भी देख सकते हैं। तो मैं आपको उसे करके दिखाता हूँ। तो मैं इससे पहले रीसेट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यार ये चीज़ इस पे कैसी दिखेगी। तो मैं बस इस लट्स पे ऐसा अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करूँगा तो मुझे एक आइडिया ऐसे भी लग जाएगा कि ये चीज़ ऐसा कैसी दिखेगी। नहीं तो मैं इसे अप्लाई करके भी देख सकता हूँ। तो गैलरी टैब में बस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने लट्स को सेव करते हैं और फिर हम लोग उन सेव की गई चीज़ों को ऐसा दूसरे क्लिप पर भी ऐसा चेक कर सकते हैं कि यार ये चीज़ कैसी दिखेगी ये वाले लट को अप्लाई करने के बाद। तो फिलहाल के लिए गैलरी टैब का बस यही फंक्शन होता है। फिर उसके बाद लट्स पे आ जाते हैं। तो लट्स तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर लट्स वाले एरिया पे यही स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पर डाउनसी रिजॉल्व द्वारा मैं डिफ़ॉल्ट में ऐसा अलग-अलग कैमरा पे अप्लाई करने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने कोई एडी की कैमरा की लॉग फुटेज को लाई है, तो मैं यहाँ पर एडी वाले एरिया पर आकर इसकी ऐसा लट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ या फिर ऐसा उसको देख सकता हूँ कि ये लट अप्लाई होने के बाद ये चीज़ कैसी दिखेगी। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डाउनसी रिजॉल्व द्वारा हमें अलग-अलग कैमरा ब्रांड्स के लट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि DJI और यहाँ पे रेड, सोनी, पैनासोनिक अलग-अलग कैमरा के लट्स यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आपने ये भी सुना होगा कि मैंने यहाँ पर लॉक के बारे में भी बोला था। तो लॉक क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो लॉक क्या होता है कि लाइक हम लोग किसी वीडियो के अंदर जब उसकी कलर सेटिंग्स को लाइक एकदम ज़ीरो पे ले जाते हैं। ज़ीरो का मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं यही वीडियो है, इसके अंदर मैं इसकी कलर की सेटिंग्स जैसे कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इन सारी सेटिंग्स को एकदम ज़ीरो पे ले जाऊँगा तो हमें यहाँ पर लॉक फुटेज अचीव हो जाती है, जो कि बेसिकली कुछ ऐसी दिखाई देती है, कुछ ऐसी टाइप की। कुछ ऐसी। खैर मैंने यहाँ पर लॉग फुटेज नहीं बनाई है, मैंने बस आपको एक बेसिक सा रेफरेंस दिया है कि मोस्टली लॉग फुटेज कुछ ऐसी देखने को मिलती है हमें। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉग फुटेज का यूज़ करने का क्या पर्पस होता है। तो देखिए लॉग फुटेज से हम लोग को लाइक एक इंडिपेंडेंस मिलती है कि हम लोग अपनी वीडियो को एक सर्टेन लुक दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई वीडियो डे में शूट की गई है और उसको हम लोग नाइट वाला लुक भी दे सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो लाइक ऐसी इंडिपेंडेंस हमें मिलती है लॉग फुटेज के द्वारा। और मान लीजिए लाइक कुछ कंडीशंस में आप लाइक कैमरा से किसी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यार मैं जैसे यहाँ पे लाइटिंग चाहता हूँ वैसी लाइटिंग मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रही किसी रीज़न की वजह से। और मान लीजिए वहीं पर आपके पास उतनी लाइटिंग के कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, लाइक आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को लॉग फुटेज में ऐसा रिकॉर्ड करके आप कलर ग्रेडिंग वाले प्रोसेस में लाइटिंग की चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो लाइक इन सिचुएशंस में लॉग फुटेज हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लॉग फुटेज के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत लोगों ने फ्लैट फुटेज के बारे में भी सुना होगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि फ्लैट फुटेज क्या होते हैं। तो देखिए लॉग फुटेज और फ्लैट फुटेज दोनों सिमिलर चीज़ है ऑलमोस्ट, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि लॉग फुटेज के अंदर आप देख पाएंगे कि वहाँ पर आप मिड टोन्स को और अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डेटा मिड टोन्स पर और अच्छे से स्पेंड किया जाता है। और फ्लैट फुटेज के अंदर आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पर शैडो और हाईलाइट्स आपको और अच्छे से देखने को मिलेंगे। बस यही बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। और ये तो हो गया किताबी ज्ञान, और मैंने जो अपने से जितना एक्सपीरियंस किया मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लॉग फुटेज के अंदर आप ये देख पाएंगे कि उसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और कलर होता है। और फ्लैट फुटेज के अंदर मैंने ये देखा है कि उसके अंदर लाइक नॉइज और बैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि लॉग फुटेज के अंदर कलर और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होता है, इसी वजह से लोग फ्लैट फुटेज की जगह लॉग फुटेज को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और लाइक आपने फ्लैट फुटेज से ज़्यादा लॉग फुटेज के बारे में ज़्यादा सुना होगा, जितना मेरा मानना है। और आखिरी पॉइंट में आपको ये भी बता सकता हूँ कि लाइक लॉग फुटेज के अंदर आप बहुत डीपली ग्रेडिंग कर सकते हैं, आपको इसकी थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है। और जो फ्लैट फुटेज रहती है वो थोड़ी सी ऐसा बैलेंस टाइप रहती है।
तो उसके अंदर उतनी फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाती कलर ग्रेडिंग करने के लिए। तो बस यही एक बेसिक सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बाद ऐसे ही अगर आपने कहीं रैक 709 के बारे में सुना होगा, तो रैक 709 को लाइक एकदम शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ, जो भी कलर्स आप लाइक अपने स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं वो रैक 709 कलर स्पेस के अंदर आते हैं। तो शॉर्ट में अगर रैक 709 को बताऊंगा तो मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ। और ये एक कॉमन कलर स्पेस होता है जो कि हर जगह चल जाता है, यानी कि इस कलर स्पेस को आप अपने टीवी, मोबाइल और सिनेमा की स्क्रीन जो होती है हर जगह कॉमनली देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए, यहाँ पे बहुत बात हो गई टेक्निकल चीज़ों के बारे में, और ऐसे ही आगे मैं आपको और भी ऐसी चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। खैर चलिए, अभी सॉफ्टवेयर पे वापस आ जाते हैं और लर्ट्स के बाद हम लोग यहाँ पर अपने मीडिया पोल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लाइक टाइमलाइन में जो भी मीडिया यूज़ हो रखी है वो आपको यहाँ पे मीडिया पोल के अंदर ऐसे दिखाई देगी। जैसे कि ये दोनों क्लिप मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर जो हमारी टाइमलाइन बनी है, और यहाँ पर जो हमारी इन दोनों क्लिप्स के द्वारा और यहाँ पर जो हमारी इन दोनों क्लिप्स को जोड़ के ऐसा टाइमलाइन बनी है, तो वो टाइमलाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है हमारा मीडिया पोल। और फिर यहाँ पर आप मास्टर, पावर बिन, स्मार्ट बिन, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये तीनों चीज़ बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मास्टर वाली एरिया पे वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं जितनी चीज़ों को आपने इंपोर्ट कर रखा है, इंक्लूडिंग टाइमलाइन। और फिर उसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट बिन्स पे। मैं पावर बिन्स पे आखिरी में आऊँगा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं पावर पिन्स पे। तो जैसे कि पावर पिन्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर स्टोर की गई चीज़ों को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो करंटली प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें उनको ऐसा देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को ऐसा देख सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर पावर बिन्स होते हैं। और इन केस आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर हैं, सॉरी, ये तीनों एक्सेस मॉडिफायर है। ये प्राइवेट क्लास है, ये प्रोटेक्टेड क्लास है और ये पब्लिक क्लास है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में पता है वो लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं क्लिप्स पे। तो हमारे टाइमलाइन के अंदर जितनी भी क्लिप्स हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर ऐसा क्लिप्स के रूप में यहाँ पे दिखाई देती है ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन व्यूअर पर। हम लोग जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही होती है स्क्रीन व्यूअर के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें हमारी टाइमलाइन ड्यूरेशन दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी आती है प्रॉक्सी व्यूअर। तो यहाँ पर प्रॉक्सीज को इनेबल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो अभी इनका कोई यूज़ है नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर कलर पेज पे अप्लाई की गई कलर ग्रेड को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। मुझे इस फंक्शन का एक्चुअल नाम तो नहीं पता है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 1 मिनट इस वाली वीडियो के अंदर जो भी कलर ग्रेडिंग की है, इस कलर ग्रेडिंग को हम लोग ऐसा डिसेबल करके देखना चाहते हैं, तो हम लोग उसे यहाँ से ऐसा देखते हैं कुछ ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग इनहांस व्यूअर वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो इससे हमारी यहाँ पे जो प्रेजेंट की स्क्रीन है वो बस इसी एरिया पे मैक्सिमाइज हो जाती है कुछ ऐसे। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर 3 डॉट्स पे चीज़ों को लाइक इनेबल डिसेबल करने वाली सेटिंग्स को मोस्टली देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्प्लिट स्क्रीन, सो RGB पिकर वैल्यूज़, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारा माउस है और यहाँ पे हैंड टूल है। हैंड टूल से आप चीज़ों को ऐसा मूव कर सकते हैं और माउस से आप ऐसा सिलेक्शन बना सकते हैं। ये तो लाइक बहुत ही बेसिक सेटिंग्स हो गई। और फिर उसके बाद आ जाते हैं क्विक एक्सपोर्ट पे। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो हम लोग अपने टाइमलाइन की चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा जल्दी। तो जैसे कि मैं इसी को एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इससे हम लोग यहाँ पर H.265 पे कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कम टाइम भी लेती है और स्टोरेज भी कम लेती है। तो इसे हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर इधर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा रेंडर हो चुका है कंप्लीट, और अब हम लोग इसे अपने लोकल स्टोरेज में चेकआउट कर लेते हैं। तो इधर आकर मैं डाउनलोड्स पे आ जाता हूँ और इसे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट सेव हो चुकी है कुछ ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने टाइमलाइन पे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो कट पेज और एडिट पेज पे जो ये टाइमलाइन दिख पाती है, इसी सेम चीज़ को हम लोग अपने कलर पेज पे देख सकते हैं यहाँ पर टाइमलाइन पे क्लिक करके। और फिर नोट्स पे आ जाते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नोट्स को व्यू करने के लिए हम लोग इस सेटिंग्स का खाली यूज़ करते हैं।
और फिलहाल मैं टाइमलाइन को बंद कर देता हूँ और अभी हम लोग नोट्स के बारे में वीडियो पर आगे बातचीत करेंगे। तो फिलहाल इसे अभी रहने देते हैं और यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो अगर आपने डाउनसी रिजॉल्व के पहले वाले वर्जन को कभी यूज कर रखा होगा तो इस वाले जगह को हम लोग OFX बोलते थे पहले, क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्कल देख रहे हैं ये O रहता था और FX यानी कि इफेक्ट, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर OFX पहले बोलते। तो जैसे कि आप किसी नॉर्मल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इफेक्ट्स वगैरह को देख पाते हैं ऐसे, तो आप कलर पेज के अंदर इफेक्ट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लाइट बॉक्स पे। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी कलर ग्रेडिंग कर रखी है उसकी आप एक तरह से कह सकते हैं कि लाइक एक नॉर्मल भाषा में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप उसकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स ऐसा देख सकते हैं अलग अलग कलर ग्रेड्स की जो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रखी हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कैमरा रॉ पे आ जाते हैं। तो कैमरा रॉ पे आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर किसी भी रॉ फुटेज की कलर वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लिफ्ट, गामा, गेन, कॉन्ट्रास्ट या फिर यहाँ पे अलग अलग तरह की कलर सेटिंग्स दी रखी हैं। तो आप यहाँ से उन सारी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं उसके बाद कलर मैच पे। तो कलर मैच पे आप यहाँ से लाइक अपने कलर को मैच कर सकते हैं। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कलर पैलेट होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने कलर व्हील्स पे, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। तो बस मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि इनकी क्या पावर होती है एक्चुअली। तो लाइक आप इस चीज़ को ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या फुद्दू सी चीज़ है, ये हर सॉफ्टवेयर में मुझे देखने को मिल जाती है ऐसी कलर व्हील, तो लाइक क्या खास है इसमें। तो आपको मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि आप जितनी भी कलर ग्रेडिंग करेंगे डाउनसी रिजॉल्व के अंदर, उसमें आपको हमेशा कलर व्हील्स की यूज पड़ेगी कहीं ना कहीं। और कोई भी फिल्म लुक या फिर कोई भी कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर हम लोग कभी ना कभी कलर व्हील्स का यूज जरूर से करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कलर ग्रेडिंग के अंदर इन डाउनसी रिजॉल्व। और फिर उसके बाद हम लोग HDR व्हील्स पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप कह सकते हैं कि लाइक ये कलर व्हील्स की तरह ही वर्क करती हैं। तो इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं RGB मिक्सर पे। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे थे कलर व्हील्स पे, यहाँ पर जितने भी कलर्स होते हैं वो ऐसा व्हील के फॉर्मेट में यहाँ पे बने हुए हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर के संग वर्क करना है, तो आप उस चीज़ को करने के लिए आप RGB मिक्सर का यूज़ कर सकते हैं। और लाइक जैसे कि मान लेते हैं मुझे इस कलर पे वर्क करना है, अब उसी में मेरा माउस थोड़ा इधर उधर हो जाए, मुझे इसकी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए मैं यहाँ पर RGB मिक्सर्स का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ही खाली दिए रहते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कलर इन तीनों कलर से ही बनता है, जो कि RGB कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप यहाँ से चीज़ों को कम ज़्यादा करके एक नए कलर को बना सकते हैं। और इस चीज़ से रिलेटेड मैं अपनी अगली वीडियो लाने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो आप उस सीरीज के अंदर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, कलर्स के बारे में बेसिकली। और मैं अभी फ़िलहाल इसे रीसेट कर देता हूँ, इसे भी रीसेट कर देते हैं। ओके। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स पे। यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स वाली एरिया के अंदर हम लोग नॉइस रिडक्शन पे वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर्व्स पे आ जाते हैं। तो कर्व्स को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक आप जो कलर व्हील पे पूरे एरिया पे ऐसा वर्क कर रहे थे, आप सेम काम वही कर्व्स में आकर कर सकते हैं और थोड़ा प्रिसाइजली कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कलर व्हील। जैसे कि यहाँ पर ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही बेसिक कर्व है। यहाँ पर लाइक इसका बेसिक फंक्शन ये रहता है कि लाइक मैं इस कर्व को इधर की तरफ ले जाऊंगा तो चीज़ें ब्राइट हो जाएंगी, और यहाँ पर चीज़ें मैं इधर की तरफ ऐसे ले जाऊंगा तो चीज़ें डार्क हो जाएंगी। फिलहाल के ये चीज़ अपनी डिफ़ॉल्ट कलर पे आ गई। मैं आपको बस यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव से बता रहा था, जब आप इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे तो चीज़ें ब्राइट हो जाएंगी, और इस एरिया पर्सपेक्टिव से जब आप इधर जाएंगे तब चीज़ यहाँ पे डार्क हो जाएंगी, और नॉर्मली यहाँ पर चीज़ें ऐसा अपने नॉर्मल कलर पे चली जाती हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ की पर्सपेक्टिव से जो चीज़ बता रहा था वही चीज़ मैं आपको लाइक ऐसे बता देता हूँ कि आप इधर ऊपर वाले एरिया को इधर की तरफ ले जाएंगे तो चीज़ें ब्राइट हो जाएंगी, और नीचे वाले एरिया को इधर की तरफ ले जाएंगे तो चीज़ें डार्क हो जाएंगी, कुछ ऐसे। और ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कर्व्स देखने को मैं यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आप जैसे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इनके नाम पे ऐसा कुछ लिखा है लूमा वर्सेस सैचुरेशन, कुछ फाइट वगैरह होने वाली है क्या? तो ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आप वर्सेस को लाइक कन्वर्ट टू वाले वर्ड से रिप्लेस करके आप इसे अगर पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी इजी होंगी अंडरस्टैंड करने में। तो इस चीज़ को भी हम लोग अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलर फॉरवर्ड पे। तो सच बताऊं तो ये मुझे बड़ी गजब की चीज़ लगती है। अपने कलर ग्रेडिंग को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग किसी
पर्टिकुलर कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इस डॉगी की कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी एरिया पे ऐसा क्लिक मारता हूँ और फिर ऑल्ट को प्रेस करता हूँ और मैं अपने माउस को ऐसा सर्कुलर वे में घुमाता हूँ, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ की। और मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी सैचुरेशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके अपने माउस को ऊपर नीचे करूँगा, तो उस चीज़ की ऐसे सैचुरेशन कम ज़्यादा हो जाएगी। तो आप कलर वॉर्पर से कलर और सैचुरेशन को चेंज अप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रीसेट कर देता हूँ और फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफायर पर। तो क्वालिफायर से हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ का सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे मैं आपको इस टोपी का ही सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ और मैं यहाँ पर हाईलाइट्स को ऑन कर देता हूँ। ऐसे हमारी जो भी चीज़ सिलेक्शन में रहेगी वो चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख जाएगी। तो जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर इस वाली एरिया का ही सिलेक्शन बना के आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर हाईलाइट्स को ओपन करता हूँ। तो हाईलाइट से क्या होगा कि जो भी आपकी सिलेक्शन की चीज़ रहेगी वो ऐसा डार्क में दिखेगी। और लाइक मान लीजिए आपने थोड़ा फोटोशॉप यूज़ कर रखा है, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट ब्लैक एंड वाइट पे यानी कि इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें ब्लैक एंड वाइट वाले वे में दिखेंगी। वाइट वाली चीज़ आपकी सिलेक्शन के अंदर है, ब्लैक वाली चीज़ आपकी सेलेक्ट नहीं हो रखी है। कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं इसे। और यहाँ पे जो जितनी भी सेटिंग्स दी गई हैं ये आपके सिलेक्शन को और रिफाइन करने के लिए बनी होती हैं। और फिर यहाँ पर आप अपने सिलेक्शन के ह्यू, सैचुरेशन या फिर लुमिनेंस के वैल्यू के अकॉर्डिंग और रिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे ही बहुत तरह के क्वालिफायर्स होते हैं, जैसे कि RGB, लुमिनेंस और 3D क्वालिफायर। इनके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर इन चीज़ों को रीसेट कर देता हूँ और हाईलाइट्स को भी बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने विंडो पे। तो विंडो पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर अपने सिलेक्शन को किसी सर्टेन शेप के अंदर बनाने की ऑप्शन मिल जाती है। सर्टेन शेप के अंदर या फिर लाइक मैं अपने सिलेक्शन को ड्रॉ भी कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मुझे इतने से एरिया से सिलेक्शन बनाना है ड्रॉ करके, तो मैं यहाँ पर इस पेन जैसे टूल पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि मैं यहीं पे कुछ छोटा सा सिलेक्शन बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पेन जैसे दिखने वाले टूल को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सिलेक्शन बना देता हूँ और फिर इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और अब मैं अपने लाइक कलर व्हील्स पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ भी करूँगा तो बस इस एरिया के अंदर ही वर्क होगा। तो ऐसे हम लोग सिलेक्शन बना के अपने चीज़ों पे वर्क करते हैं और फिर अपने पावर विंडो पर आकर इस चीज़ को भी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे ही आप लाइक सर्कुलर शेप में अपना कुछ सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का सही यूज़ कर सकते हैं और उस चीज़ पे ऐसा वर्क कर सकते हैं। और इसके अराउंड आप यहाँ पे ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और फिर मैं ऐसे इसे बड़ा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं ये फेदर वाली लाइन होती है। तो आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब इस बोल्ड व्हाइट वाले एरिया के अंदर आप जो भी वर्क करेंगे यहाँ पर वो लाइक मान लीजिए आपने कलर को ही चेंज किया तो यहाँ पर वो कलर इन डार्क वे में दिखेगा और यहाँ पर इस पतली वाली लाइन के अंदर वो कलर ऐसा थोड़ा सा ब्लेंडिंग वाले वे में दिखेगा। कुछ ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। और अभी मैं इसे भी बंद कर देता हूँ और फिर विंडो वाले एरिया के अंदर हम लोग ऐसे कुछ सिलेक्शन बनाते हैं और फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ट्रैकर विंडो पे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइक हमने यहाँ पर कोई सिलेक्शन बना लिया, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि हम लोग अपने इस डॉगी के चेहरे पे कुछ सिलेक्शन बना रहे हैं। तो ये वीडियो जब आगे पीछे होगी तो प्रॉब्लम ये हो जाए कि भाई मैंने सिलेक्शन तो इधर बनाया था तो ये भी मतलब उसके संग ऐसा चिपका रहा है। तो उस चीज़ को चिपकाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने ट्रैकर विंडो पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर उस चीज़ को ऐसा ट्रैक कर लेते हैं यहाँ पर आके। तो ट्रैकर विंडो का काम ट्रैकिंग करने के लिए होता है हमारे इस पावर विंडो वाली चीज़ों को मोस्टली। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैजिक मास्क पे आ जाते हैं। तो ये सबसे लाइक गजब की चीज़ है डाउनसी रिसॉल्व के अंदर। बहुत बार क्या होता है ना कि लाइक मैं क्वालिफायर पे लाइक किसी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके संग बहुत बार अनवांटेड सिलेक्शन आ जाते हैं और फिर अनवांटेड चीज़ों को हटाने के लिए लाइक बहुत टाइम लग जाता है। तो लाइक इस चीज़ से आप बचने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मैजिक मास्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे प्लस और माइनस वाले पेन जैसे आइकन को देख पा रहे हैं। प्लस से क्या होगा कि आप यहाँ पे अपना ऐसा सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस डॉगी को सिलेक्ट करता हूँ। और फिर माइनस से आप यहाँ पर अपने अनवांटेड चीज़ों को हटा सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ सिलेक्ट हो रखी है। एक मिनट, मैं इसे नॉर्मल ऐसा कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे क्या लग रहा है कि ये यहाँ पर ये जो दीदी का हाथ आ रहा है इसको मैं हटाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसा माइनस वाले इस पेन का यूज़ करके ऐसे हटा सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस इस डॉगी पे ही हमारा मेन सिलेक्शन बन रहा है। तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं
और यहाँ पर हम लोग इसकी ट्रैकिंग करके इसे ऐसा सेव कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही गजब की चीज़ है। लाइक आप जो काम यहाँ पे क्वालिफायर पे लाइक अपने 10-15 मिनट लगा के करेंगे, वो यहाँ पर मैं लाइक कुछ सेकंड्स के अंदर ऐसा सिलेक्शन बना के और बाकी जो भी ट्रैकिंग में टाइम लगे, यहाँ से मैं बहुत आराम से उस काम को ऐसे कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने ब्लर विंडो पे। तो ब्लर विंडो, जैसे कि आप नाम समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग चीज़ों को ब्लर करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं, और इसका अपोजिट काम भी हम लोग करते हैं। ब्लर का मतलब जैसे कि हम लोग इस फोटो को ब्लर करना चाहें तो हम लोग अपने इस रेडियस वाले एरिया पे आकर चीज़ों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो चीज़ें यहाँ पर ऐसी ब्लर हो जाएंगी। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसा साफ करना चाहते हैं तो इसे हम लोग ऐसा नीचे ले आएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो पे। तो यहाँ पर आप इस ब्लर विंडो पे आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, इस चीज़ पे ये दोनों चीज़ ऐसा डिपेंडेंट रहती हैं। जैसे कि अगर मैं रेडियस वाली जगह पे कुछ नहीं करूंगा तो मैं एचवी रेशियो पे कुछ भी करूंगा तो कुछ खास फर्क आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ पे ये चीज़ ऐसे डिपेंडेंट है। और फिर इसके ऊपर भी अभी आते हैं, तो मैं लाइक यहाँ पे रेडियस की वैल्यू को एकदम ऊपर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर एचवी रेशियो पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एच और वी का मतलब क्या है। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल है, वी का मतलब वर्टिकल है। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारा ब्लर हो गया या फिर चीज़ों को साफ करने वाला प्रोसेस हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर चीज़ों को ब्लर किया है, तो मैं यहाँ पर अपने ब्लर को हॉरिजॉन्टल वे में करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ऊपर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो ब्लर है वो थोड़ी इधर वाले डायरेक्शन में आ गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ऐसे ही मैं यहाँ पर अपने ब्लर को वर्टिकल मैनर में लाना चाहूंगा, तो इसे हम लोग ऐसा नीचे लाएंगे। तो आप अब देख सकते हैं कि ब्लर हमारा कुछ ऐसे ऐसे हो रखा है। तो ऐसे ही चीज़ वर्क करती है। और अब मैं यहाँ पर अपने स्केलिंग पे आ जाता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे ब्लर या फिर साफ करने वाली चीज़ों को लाइक और रिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस पे वर्क नहीं करेंगे तब तक आप इस पे वर्क नहीं कर पाएंगे। मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ऐसा रीसेट कर रखा है, अब मैं कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे कर ही नहीं पा रहा हूँ। लाइक मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को ऊपर नीचे करता हूँ तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि इस वाली चीज़ पर ये दोनों डिपेंडेंट रहते हैं। और अभी हम लोग स्केलिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो मैं इसे इस बार शार्प कर देता हूँ फिलहाल। तो मैं इसे शार्प करता हूँ और इस चीज़ को और अच्छा शार्प करने के लिए मैं इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर सकता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, आपने रील्स वगैरह में ऐसा देखा होगा कि हाँ, रोनाल्डो 4K एडिट कुछ ऐसा आपने कहीं देखा होगा। तो उस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। रोनाल्डो क्या, आप किसी भी ऐसा मूवी का नाम लिख के लोग ऐसा 4K एडिट जो लोग बोलते हैं, वो लोग ऐसे ही चीज़ों को क्रिएट करते हैं। वो लोग रेडियस की वैल्यू को एकदम लो पे ले जाते हैं और स्केलिंग की वैल्यू को एकदम ऊपर ले जाते हैं। तो चीज़ें हमें कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ ऐसे हमारा 4K एडिट बनता है। तो देखिए, बात में मैंने आपको यहाँ पे 4K एडिट बनाने की मेन टेक्निक आपको मैंने यहाँ पे बता दी। खैर चलिए, बैक टू द टॉपिक। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर ब्लर वाले विंडो पे चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो मैं इसे भी मास्टर रीसेट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी ब्लर के रिमेनिंग 2 वर्जन हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चीज़ों को साफ करना चाहते हैं तो आप शार्पन वाले एरिया पे आके स्पेसिफिक वर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप मिस्ट वाले एरिया पे भी वर्क कर सकते हैं। इसे हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं की पर। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो भी सिलेक्शन बना रहता है, यहाँ पर हम लोग उस सिलेक्शन की गेन या फिर ऑफसेट की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं। मैं लाइक यहाँ पे कुछ सिलेक्शन बना ही देता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम लोग पावर विंडो पे आ जाते हैं, कुछ भी एक अजीब सा सिलेक्शन बना लेते हैं। ऐसा कुछ हम लोग बना देंगे। 1 मिनट, मैं इसे ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ। और अब हम लोग यहाँ पर अपने की पर आ जाते हैं। तो हमारी जो भी यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी वो यहाँ पर ऐसा की वाली जगह पे दिखेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने सिलेक्शन पे वर्क करते हैं। खैर, इसे मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइजिंग पे। तो साइजिंग देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ पर जो अपने लाइक कट पेज या फिर एडिट पेज में इंस्पेक्टर विंडो के अंदर ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे जो भी चीज़ देख पाते हैं, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अपने कलर पेज के अंदर ऐसा साइजिंग वाले एरिया पे देख सकते हैं। जैसे कि जूम, रोटेट, टिल्ट, पैन, विड्थ, हाइट या फिर फ्लिप वाली जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे देख पाते हैं, वही सेम चीज़ हम लोग साइजिंग वाले एरिया पे कलर पेज के अंदर उन्हें देख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैंने आपको कलर पेज के बेसिक इंटरफेस के बारे में बता दिया कि किस जगह पर हम लोग क्या काम करते हैं। और बाकी यहाँ पर जितनी भी टूल्स हैं उनमें से हम लोग कुछ टूल्स को इस वीडियो के अंदर और बाकी को आने वाले फ्यूचर वाले वीडियोस के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने कलर व्हील्स के बारे में। तो पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ और सबसे पहले हम लोग इन कलर व्हील्स के बारे में बात करेंगे। फिर आगे हम लोग
कलर बार्स और क्लॉक व्हील्स के बारे में बातचीत करेंगे और फिर HDR व्हील्स के बारे में भी आखिरी में। तो सबसे पहले हम लोग कलर व्हील्स के बारे में बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कलर व्हील्स के अंदर इन चारों कलर व्हील्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर बाद में हम लोग इन सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले आप जब कलर व्हील्स को देखते हैं तो आपको यहाँ पर लिफ्ट, गामा, गेन, ऑफसेट, ये 4 कलर व्हील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आपको मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किन से क्या काम होता है। इधर से हमारे शैडो वाले एरिया पे वर्क होता है, यानी कि लेफ्ट से हम लोग शैडो वाले एरिया पे वर्क करते हैं और गामा पे हम लोग मिड टोन्स पे वर्क करते हैं और गेन पे हम लोग हाईलाइट्स पे वर्क करते हैं। ऑफसेट से हमारी ओवरऑल चीजें कम ज्यादा होती हैं। और एक और चीज यहाँ पर जो आप पहली कलर व्हील्स आप यहाँ पे देख पाते हैं, मैं इस वाली कलर व्हील्स की बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये वाली कलर व्हील्स आपकी लुमिनेंस वैल्यू पे वर्क करती हैं मोस्टली, और मैं आपको इनकी वर्किंग यहाँ पर एक वीडियो के अंदर भी करके दिखाऊंगा और मैं आपको एक स्पेशल फोटो पे भी करके दिखाऊंगा, फोटो क्या इमेज पे करके दिखाऊंगा। और मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो ये कलर व्हील देख पा रहे हैं, मैं आपको इसके कंपोनेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे जो व्हाइट कलर देख पा रहे हैं, ये हमारी ब्राइटनेस है। व्हाइट कलर की जो ब्राइटनेस होती है, बेसिकली इसी चीज के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और इसे हम लोग यहाँ पे कम ज्यादा कैसे करेंगे, सिर्फ ब्राइटनेस को कम ज्यादा कैसे करेंगे, उसे कम ज्यादा करने के लिए हम लोग इस वाले एरिया पे वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे आगे ले जाता हूँ तो ऐसे चीजें ब्राइट हो जाएंगी, और इसे मैं पीछे ले जाता हूँ इसे होल्ड करते हुए तो ऐसे चीजें डार्क हो जाएंगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि लिफ्ट पे हम लोग शैडोज पे वर्क करते हैं, यानी कि अपने डार्क रीजन पे। तो इस फोटो के अंदर जैसे इतना एरिया डार्क था तो इतना एरिया काला हो गया, और इतना एरिया अभी भी लाइक ऐसा हम लोग देख पा रहे थे जब ये चीज ऐसे डार्क हो गई थी। मैं इसे फिर से डार्क कर देता हूँ कुछ ऐसे, अभी भी आप इसे देख पा रहे हैं ना। तो इतना एरिया हमारा डार्क था और ये एरिया हमारा ब्राइट था, तो इसलिए ये बच गया। तो हम लोग ने अभी क्या सीखा कि यहाँ से हम लोग अपनी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करते हैं और ब्राइटनेस की लेवल हमें यहाँ पर ऐसे दिखती है। जैसे कि मैं इसे इतना बढ़ाता हूँ तो ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ चली गई, और फिर उसके बाद आप चाहें तो ब्राइटनेस को यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का एरिया यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे RGB कलर्स बने हुए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। जैसे कि मैं यहाँ पर खाली ब्लू को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा तो काम हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और मिनिमम इसकी -1 होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर इसे -1 किया तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये वाली डॉट ब्लू के अपोजिट एरिया में चली गई जो कि येलो है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू का अपोजिट कलर यहाँ पे येलो है। ये वाला फंडा डाविंसी रिजॉल्व के अंदर सारी कलर व्हील्स पे अप्लाई होगा। ब्लू का अपोजिट कलर येलो है, और जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रीन को इंक्रीज करूंगा तो ये ग्रीन की तरफ ही जाएगा, और मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये पिंकिश कलर की तरफ चला जाएगा। तो मैं इसको -1 पे ले जाता हूँ तो ये पिंकिश हो गया। तो आप ये समझ लीजिए प्लस वाली वैल्यू में जाएंगे तो उस कलर की तरफ ये चीज जाएगी, और इसके माइनस में मैं अगर जाऊंगा तो इस कलर के उल्टे डायरेक्शन में वो कलर चला जाएगा। तो आप ऐसे चीज को समझ सकते हैं। और व्हाइट कलर यानी कि ब्राइटनेस पे आपको वर्क करना है तो आप इसको ऐसा कम ज्यादा करके ऐसे वर्क कर सकते हैं। तो ये होते हैं किसी भी कलर व्हील के कंपोनेंट इन डाविंसी रिजॉल्व। और फिर बाकी इसके बाद अगर आप मान लीजिए आप किसी एरिया की आप वैल्यू जानना चाहते हैं, ये लाइक मान लेते हैं मुझे जानना है कि यहाँ पर कितना रेड, ग्रीन और ब्लू, यहाँ पर ये तीनों कलर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो कैसे जानेंगे। तो उस चीज को जानने के लिए आप यहाँ पर ऐसा इस क्रॉस हेयर वाली दिखने वाली चीज को ऐसा आप पिकअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका यूज करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इस एरिया के अंदर रेड की वैल्यू 0.668 है और ग्रीन ब्लू की आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आप किसी एरिया की रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की वैल्यूज भी ऐसे देख सकते हैं इन अ मैथमेटिकल वे। तो यहाँ पर मैंने आपको कलर व्हील्स के कंपोनेंट बता दिए, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से शैडो पे वर्क होगा, यहाँ पे मिड टोन्स पे वर्क होगा, और यहाँ पर हाईलाइट्स पे वर्क होगा, और यहाँ से ओवरऑल चीजों पर। तो एक बार फिर से वर्क करके देखते हैं। लेफ्ट पे मैं कुछ भी ऐसा वर्क करूंगा, जैसे मैं इसको रेड की तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर जितनी भी हमारी डार्क चीज हैं उन पे लाइक मोस्टली रेड कलर का इफेक्ट पड़ गया, और ब्राइटर वाली एरिया पे थोड़ा सा कम पड़ा है। तो उससे हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से हम लोग डार्क चीजों पे कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर हमें मिड टोन्स पे कंट्रोल पाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर गामा पे वर्क कर सकते हैं। जिनको मिड टोन्स नहीं पता, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये ब्राइटर और डार्कर, ये दोनों चीजों को ऐसा संग में लेके चलता है। लाइक मुझे बाहर का तो नहीं पता, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग की ऐसे ही 12 बंदों की टीम बन जाती है, और उसी में मान लीजिए कोई ऐसा एक और बंदा जाता है, यानी कि 13वां बंदा
तो उससे हम लोग ऐसा कॉमन ले लेते हैं जो दोनों टीम की तरफ से थोड़ा थोड़ा खेलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गामा वही काम कर रहा है कि ये लेफ्ट वाला भी काम थोड़ा सा कर देता है और गेन वाला भी काम कर देता है। तो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो इससे ब्लू इस तरफ ले जाते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे देख रहे होंगे कि डार्क वाली वैल्यूज पे भी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं और ब्राइट वाली चीज़ों पे भी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। तो गामा का ये काम होता है कि बीच का खेलने का, और गेन का क्या है कि ये ब्राइटर एरियाज पे अच्छे से वर्क करता है। जैसे कि मैं इसे थोड़ा ग्रीनिश कर देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर उतना ग्रीन नहीं लग रहा जितना यहाँ पर हमें ग्रीन लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा स्काई है जो कि ये ब्राइटर एरिया, तो यहाँ पर हमारे ब्राइटर एरिया पे वर्क हो गया। और ऐसे ही ऑफसेट में मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ पर ओवरऑल सारी चीज़ों पे वर्क होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही कलर व्हील्स वर्क करते हैं, बेसिक ये वाले कलर व्हील्स तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग ने यहाँ पर जो काम किया, अब हम लोग इस चीज़ को और बारीकी से देखते हैं। तो चीज़ों को बारीकी से देखने के लिए मैं यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर जनरेटर्स में आकर ग्रे स्केल को ले आता हूँ। तो लिख देते हैं यहाँ पर GRE बच्चे। ओके, ग्रे स्केल आ गया। तो मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ आखिरी में। और अब कलर पेज पे आ जाते हैं। और अब मैं आपको यही सेम काम ग्रे स्केल में करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर मैं जो भी काम करूँगा वो बहुत प्रिसाइजली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने ग्रे स्केल को यहाँ पर कलर पेज पे अपीयर करा लिया है। इन केस मान लीजिए आप इस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं कलर पेज के अंदर, तो कुछ नहीं, बस आप क्या करिए कि यहाँ पर ऐसा ग्रे स्केल को इम्पोर्ट कर लीजिए और फिर क्विक एक्सपोर्ट वाले तरीके से आप उसको सेव करके फिर से यहाँ पर ऐसे ले आइए। तो ऐसे आप इस पे वर्क कर पाएंगे। तो खैर चलिए अब इस पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने स्कोप्स को भी यहाँ पे इनेबल कर लिया है। पहले यहाँ पर की फ्रेमिंग इनेबल हो रखी थी। स्कोप्स को मैंने इनेबल इसलिए पहले नहीं कर रखा था क्योंकि जैसे कि मैं इस वीडियो पे वर्क कर रहा था तो मैं इसे यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ। इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब आप स्कोप्स में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ देखने को दिख रही है। लाइक ऐसा आप मान लेते हैं कि आप अभी बिगिनर हैं तो आप स्कोप्स को आप उतनी अच्छे से पहली बार में नहीं समझ पाएंगे। तो आप ऐसा घबरा ना जाए क्योंकि लाइक ये तो कुछ और चीज़ लग रही है और ये कुछ ऐसा ज्योग्राफी की कुछ ऐसी चीज़ लग रही है। खैर छोड़िए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्कोप्स को इनेबल नहीं कर रखा था। और अब हम लोग इस वीडियो पे आ जाते हैं और इसे बंद कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर परेड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बस वही काम को फिर से करने वाले हैं जो काम हम लोग ने पहले उस वीडियो पे किया था, जैसे कि हम लोग ने लिफ्ट, गामा, गेन, ऑफसेट की वैल्यू को कम ज़्यादा किया था। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसी काम को करते हैं। बस इस चीज़ को करने का यही पर्पज़ है कि यहाँ पे थोड़ी हम लोग को प्रिसीजन और अच्छे से दिख पाएगी चीज़ों को होते हुए। तो यहाँ पर हमारा ब्राइटर एरिया यानी कि हाईलाइट, यहाँ पर हमारे शैडो यानी कि डार्क एरिया। और स्कोप से हम लोग इस चीज़ को कैसे क्या समझेंगे? स्कोप देखिए बेसिकली किसी भी वीडियो का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो 1023 है ये एक हायर वैल्यू है जो कि ब्राइटर एरिया को दिखाती है, और ये जो 0 है ये लोअर वैल्यू है जो एक डार्कर एरिया को दिखाती है। आप ऐसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर मान लेते हैं लिफ्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। मैं इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई है, यानी कि ये चीज़ पहले यहाँ पे डार्क की शुरुआत में, अब ये थोड़ी सी ब्राइट हो गई है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस एरिया पे कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि लिफ्ट से खाली हम लोग अपने शैडोज पे वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा शैडो वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट हो गया इस चीज़ को इंक्रीज करने से। और इसी का मैं यहाँ पे डिक्रीज करूंगा तो ये चीज़ कुछ इधर की तरफ ऐसा आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ ऐसे। तो देख रहे हैं ये चीज़ इधर की तरफ आ गई। तो याद कीजिए मैंने आपको कर्व्स वाले समय जब आपको बोला था कि ये वाली चीज़ जब इधर जाएगी तो चीज़ें ऐसा ब्राइट होंगी, और ये वाली चीज़ जब इधर जाएंगी तो चीज़ें ऐसा डार्क होंगी। वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। जब मैंने यहाँ पर वही चीज़ों को ऐसा डार्क किया ये चीज़ इधर चली गई, और जब मैं इस चीज़ को ऐसा ब्राइट करूँगा ये चीज़ ऐसा ऊपर की तरफ चली जाएगी, कुछ ऐसे। तो यही बस एक बेसिक सा फंडा है। और सेम मैं यहाँ पर गामा पे करूँगा। गामा को मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये लाइक दोनों पे वर्क करता है, ये डार्क वाली वैल्यूज को भी इंक्रीज करता है और हाईलाइट्स वाली वैल्यू को भी इंक्रीज करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जानबूझ के ग्रे स्केल को इसलिए इम्पोर्ट किया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये थोड़ा सा डार्क वाले एरिया की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बायस्ड रहता है। मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऐसा लीनियर वे में नहीं जा रहा। और एक और चीज़ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लाइक ये मैंने आपको बताया था कि ब्राइटर एरिया इधर की तरफ, ये वाला एरिया उतना मूव नहीं किया जितना ये वाला एरिया मूव किया है। तो वैसे ये भी प्रूव हो गया कि लाइक गामा थोड़ा सा डार्कर वाले एरिया की तरफ ऐसा बायस्ड होके मूव करता है। तो ये चीज़ कुछ ऐसे वर्क करती है। और फिर इसके बाद मैं गेन पे वर्क करता हूँ। तो गेन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसा बायस वाले हिसाब किताब नहीं है।
यहाँ पर ये ऐसा लीनियर वे में मतलब इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि ब्राइटर एरिया की तरफ। और यहाँ पर ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ना, मैं इसे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट, अब मैं इसे दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप ये जो लाइन देख पा रहे हैं ना, ये क्या है कि लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्कोप्स के अंदर ये लोअर वैल्यू यानी कि डार्क पोर्शन, ये हायर वैल्यू यानी कि ब्राइट पोर्शन। और फिर मैं यहाँ पे आपको ये स्पेशल बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसा सीधी इसलिए बन जा रही है क्योंकि इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स लॉस्ट होने लग रही हैं, क्योंकि ब्राइट एक लेवल तक ही ब्राइट होगा ना, मतलब कितना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो ये मैक्स वैल्यू को हिट कर जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये ऐसी सीधी सी लाइन बन जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि लाइक गेन की वैल्यू जब हम लोग इंक्रीज करते हैं वो ऐसा नॉन बायस्ड होकर सिर्फ ब्राइट वाली वैल्यूज पे वर्क करती है, डार्क वाली वैल्यूज पे ऐसी कुछ भी इस तरह की लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे ऑफसेट पे वर्क करके दिखा देता हूँ। मैं इसकी वैल्यू को जब इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर ब्राइट वाले वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं और डार्क वाली वैल्यूज भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बायस वाली हरकत नहीं है कि ये ऐसा टेढ़ा हो गया बीच में, जैसा गामा में हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के इसी वजह से ग्रे स्केल को इंपोर्ट किया था, कि मैं आपको इन सारी चीज़ों को लाइक एकदम क्लियरली दिखा सकूं कि कहाँ पर किस चीज़ का ऐसा वर्क होता है। और कहीं ना कहीं मैं भी ये समझ रहा था कि वीडियो में मैं आपको ऐसा पहली बार दिखाऊंगा चीज़ों के बारे में, तो उतनी अच्छे से चीज़ें लाइक नहीं क्लियर हो पाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे स्केल का यूज़ किया और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत स्कोप्स की भी जानकारी मिल गई। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको इन चारों कलर व्हील्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर बात कर ली हम लोग ने अपने कलर व्हील्स की कि यहाँ पर हमारी कलर व्हील्स कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इन चारों को ऐसे करके दिखा दिया। फिर इसके बाद हम लोग अपने लॉग व्हील्स पे निकल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, पहले इन्हें रीसेट कर देते हैं, फिर रीसेट, और फिर इधर इसे भी मास्टर रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मास्टर रीसेट है, इससे क्या होता है कि इस एरिया के अंदर किसी भी वैल्यू में ऐसा कम ज़्यादा कुछ भी हुआ है तो उन सारी वैल्यूज़ को हम लोग एक जगह से रीसेट कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऐसा रीसेट करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू कुछ ऐसे इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे इसको रीसेट करना है लेकिन कोई बटन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक ऐसा मारूंगा, ये रीसेट ऐसे हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व में मोस्टली आपको किसी भी सेटिंग को रीसेट करना हो ना, उसके नाम के आगे बस आप डबल क्लिक मार दीजिए, वो चीज़ें ऐसे रीसेट हो जाएंगी। तो ये वाले ट्रिक ऑलमोस्ट हर जगह अप्लाई हो जाती है डाउनस्ट्रीम रिजॉल्व के अंदर। फिर लॉग व्हील्स पे आ जाते हैं। तो लॉग व्हील्स पे देखिए क्या है कि यहाँ पर आप जिस चीज़ पे वर्क करेंगे पर्टिकुलरली उसी चीज़ पे ही वर्क होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा उधर भी, ये वाला सीन इधर नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लेफ्ट से हम लोग शैडो पे वर्क करते हैं, तो लॉग व्हील्स पे यहाँ पे शैडो लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग गामा पे हम लोग अपने मिड टोन्स पे वर्क करते हैं, गेन पे हम लोग हाईलाइट्स पे, ऑफसेट पे मतलब ओवरऑल। तो वही चीज़ को लाइक आप यहाँ पे प्रिसाइज वे पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर शैडो पे वर्क करके दिखाता हूँ, आप इस स्कोप पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो मैंने इसे फुल्ली इंक्रीज कर दिया है। तो आपने इस बार ये नोटिस किया कि ये चीज़ ऐसा, ये लाइक ये पूरी लाइन यहाँ पे मूव नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ इसका ये डार्कर पोर्शन है यही मूव हो गया। ऐसा मतलब यहाँ पे टेढ़ा हो गया और ये यहाँ पर अपनी शैडो की मैक्सिमम लिमिट को अप्रोच कर गया। तो इसलिए यहाँ पर ये बीच में ऐसा लीनियर हो गया है। तो हम लोग को इससे ये क्लियर हो गया कि ये चीज़ खाली शैडो है, तो यानी कि शैडो पे ही वर्क करेगी। ये मतलब इधर उधर ऐसा मतलब कहीं और इफेक्ट नहीं करेगी। और ऐसे ही सेम चीज़ आप मिड टोन्स पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। तो मिड टोन्स का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बीच का काम करता है, तो मैंने जानबूझ के बीच वाला वर्ड इसलिए यूज़ किया था ताकि मैं आपको लॉग व्हील्स के समय आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पर लाइक इसकी मिडल वाली वैल्यू के आसपास की चीज़ें अच्छे से अफेक्ट हुई हैं यहाँ पर। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कभी कदार क्या होता है कुछ कुछ सिचुएशन में आपको लगता है कि यार मेरा मान लेते हैं कि मिड टोन यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर मिड टोन को इंक्रीज करता हूँ लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। लाइक आप यहाँ पे ये कह सकते हैं आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर मिड टोन को उतने अच्छे से पिकअप नहीं कर पाता या फिर समझ नहीं पाता। तो उस वाली प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर RNG वाले इन दोनों बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये RNG बेसिकली रेंज के शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लैक कलर की कुछ ऐसी लोअर रेंज है और यहाँ पे वाइट कलर की ऐसी अपर रेंज है। तो मैंने आपको स्कोप्स वाले पार्ट में बताया था, ऊपर वाले एरिया लाइक ब्राइटर पोर्शन के लिए यानी कि वाइट कलर, नीचे वाले एरिया हमारे डार्कर पोर्शन के लिए है।
यानी कि ब्लैक कलर। ऐसा मैं आपको स्टार्टिंग से कुछ रेफरेंस देते आ रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए आपको ये रेफरेंस दिया था कि मैं आपको यहाँ पे रेंज का वर्क समझा सकूँ। जैसे कि मान लेते कि मैं यहाँ पर अपने ब्लैक एरिया पे और ज़्यादा वर्क करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ही जो ब्लैक है इसको और थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, ये डार्क एरिया आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लोअर रेंज पे वर्क करूंगा जो कि डार्क एरिया के लिए रहता है, और यहाँ पे ब्लैक कलर भी बना है। तो चलिए यहाँ पर मैं रेंज की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ी सी ब्लैकनेस और यहाँ पे एडअप हो गई, और काइंड ऑफ इस सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ एक तरह से रीसेट ही हो गई, क्योंकि लाइक पहले भी इमेज कुछ ऐसी ही दिखती थी और अभी भी इमेज कुछ ऐसी ही दिख रही है। तो मैं बस आपको यहाँ से एक रेफरेंस देना चाहता था कि आप मिड टोन को और प्रिसाइजली ऐसा कंट्रोल करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स रेंज, तो आप यहाँ से लोअर रेंज और अपर रेंज पे ऐसा वर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पर ब्राइटर एरिया पे भी वर्क कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपर रेंज की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो ब्राइट एरिया और पिकअप हो जाएंगी, डार्क वाली एरिया थोड़ी सी एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें ऐसा ब्राइट हो गई। तो ऐसे आप इन दोनों रेंज के ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। आप इन दोनों रेंज का यूज़ इन चारों पे भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर हाईलाइट्स के संग भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि हाईलाइट्स को इंक्रीज कर देते हैं और मान लेते हैं कि मैं इसके डार्कर पोर्शन को थोड़ा सा और लाना चाहता हूँ स्क्रीन के अंदर, तो मैं इसको ऐसा इंक्रीज कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हल्के से इसके डार्कर पोर्शन आ गए। तो ऐसे ही आप इन रेंज का यूज़ और जगह भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन लाइक कभी कभी मिड टोन हाथ से बाहर निकल जाती है किसी फुटेज के अंदर, या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप तब यहाँ पर मोस्टली रेंज का यूज़ करते हैं लोग। तो ऐसे आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और फिर कुछ इस प्रकार हम लोग लॉग व्हील्स का यूज़ करते हैं। लाइक क्या है कि ये हमारे कलर व्हील्स का एक प्रिसाइज वर्जन है लॉग व्हील्स। जैसे कि मैंने आपको शैडो मिड टोन हाईलाइट्स का बताया था ना रेफरेंस की, लाइक यहाँ से शैडो मिड टोन हाईलाइट्स और यहाँ से ओवरऑल चीज़ों पे कंट्रोल होता है। यहाँ से लाइक ऐसे कंट्रोल हो रहा था कि लाइक बहुत प्रिसाइजली नहीं, थोड़ी थोड़ी ओवरऑल इमेज पे भी इफेक्ट पड़ जा रही थी। लेकिन बहुत प्रिसीजन चाहिए तो यार आप लॉग व्हील्स पे आ जाओ, और वहाँ पर भी आपको अच्छे कंट्रोल्स नहीं मिल पाते तो आप यहाँ पर रेंज का यूज़ ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर HDR व्हील्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं HDR ग्रेड पे आ जाता हूँ। तो देखिए HDR व्हील्स के अंदर आप लोग को लाइक कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में आ जाता हूँ मैं, जहाँ पर लाइट हाईलाइट ग्लोबल स्पेकुलर, लाइक ये मतलब ब्राइटर एरियाज पे वर्क करने के लिए इधर हमें ऑप्शन मिल गए। और फिर मैं एकदम यहाँ पे आखिरी में आ जाता हूँ, तो यहाँ पे ब्लैक डार्क शैडो ग्लोबल, मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी में मिल जाती है चीज़ों पे वर्क करने के लिए। और यहाँ का एक और की हाईलाइट ये है कि यहाँ पर हम लोग रेंज को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं एकदम स्टार्टिंग वाले पे आ जाता हूँ, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर लाइक एज अ बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से टिपिकल टर्म ये लग रहा है यहाँ पे जो स्पेकुलर लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूंगा कि ये एकदम बहुत ब्राइटेस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ ऐसा आप इसको कह सकते हैं स्पेकुलर को। और बाकी लाइट हाईलाइट तो इनको तो आप ऐसा समझ ही सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि अब हम लोग किसी एक पे ऐसा वर्क करके कुछ देखते हैं। तो लाइक आखिरी वाले किसी सेटिंग पे आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं जैसे कि। तो यहाँ पर जैसे शैडो लिखा हुआ है इसी पे हम लोग वर्क करते हैं। तो मैं इसको कुछ इधर की तरफ ऐसा लेके जाता हूँ। तो अब आप यहाँ पर स्कोप्स में देख पा रहे होंगे कि ये कुछ अजीब सा ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। ये काइंड ऑफ मिड टोन वाले वे में वर्क कर रहा है, काइंड ऑफ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ हमें रेंज टाइप की ऐसी चीजें मिल जाती हैं। अब मैं आपको उसे दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस पहाड़ जैसे आइकन पे आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं जैसे कि आ चुका हूँ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कुछ बोला था ना कि वो रेंज वगैरह डिसाइड ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो रेंज हम लोग यहाँ से चीज़ों का डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर इधर की तरफ लेके जाऊँगा तो हम लोग थोड़े अपने डार्कर पार्ट को भी ऐसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइक ब्राइटर पार्ट है और यहाँ धीरे 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 ऐसा यहाँ पर डार्कर पार्ट आ रहा है। तो मैं इसे इधर लेके जाता हूँ तो कुछ ऐसे, और आखिर में ये बहुत डार्क होते होते ये कलर भी ऐसा ख़त्म हो गया। बहुत हल्का सा, एक मिनट, बहुत हल्का सा आप यहाँ पे पिंकिश कलर देख पा रहे हैं। लाइक मैं अपने स्क्रीन पे अभी इसके फिलहाल देख पा रहा हूँ। अब मुझे शायद ही लगता है कि ये यूट्यूब पे उतना दिख पा रहा होगा, लेकिन हाँ बहुत हल्के वे में हम लोग यहाँ पे पिंक कलर को देख पा रहे हैं। खैर ऐसे हम लोग यहाँ पर अपने रेंज को सेटअप करते हैं। और फिर इनकेस आप मान लीजिए कोई कस्टम रेंज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू जोन पे ऐसा क्लिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जोन पे ही जो दोनों वैल्यूज है, ये क्या है कि यहाँ पर डार्कर रीजन के लिए ये सिंबल है और ब्राइटर रीजन के लिए ये सिंबल है। और नाम पे आप कुछ भी ABCD ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू लिख देता हूँ, जैसे 1 मिनट एंड, और फॉल ऑफ में आप इससे कम ज़्यादा कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू पे जाऊँगा तो मेरी रेंज ऐसे कुछ बनी बनाई दिखाई देगी।
तो कुछ ऐसे हम लोग एक नया जोन बना सकते हैं। और फिर इसके बाद अभी हम लोग HDR व्हील्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर शुरुआत में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि मान लेते हैं कि आप लाइक एक बिगनर हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ें एक बार में देखेंगे तो लाइक थोड़ी सी ऐसा प्रॉब्लम लगने लगती कि भाई क्या क्या एक दिन में ऐसा सीखेंगे। तो हाँ, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि मान लीजिए अगर आप एक बिगनर हैं और आप HDR व्हील को समझ रहे हैं, कलर व्हील्स को समझने के बाद, तो हाँ, स्टार्टिंग में इकट्ठे इतनी सारी चीज़ें डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए HDR व्हील्स को हम लोग कभी फ्यूचर में ऐसा कवर करेंगे। और बाकी सच बताऊं, HDR व्हील्स की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मोस्टली सारा काम हम लोग का यहाँ पे कलर व्हील्स और लॉक व्हील्स पे ही हो जाता है। और HDR व्हील्स का देखिए क्या सीन है कि इसको एकदम लाइक बाल के बराबर एकदम डिटेल चाहिए, वो एकदम HDR व्हील्स पे रिलाई कर सकता है या फिर उस पर वर्क कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए मोस्टली हम लोग जितना भी काम करेंगे हम लोग कलर व्हील्स और लॉक व्हील्स में ही अपना काम निपटा देंगे। लाइक बहुत ज़रूरत पड़ी तो हाँ, HDR व्हील्स को हम लोग कभी कदा टच कर लेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं। ऐसे भी डाविंसी रिजॉल्व के पुराने वर्जन्स में जब HDR व्हील्स नहीं था तब भी लोग बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग करते थे और आज भी कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर होती हमारी कलर व्हील्स कंप्लीट, और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर रिमेनिंग सेटिंग्स को टच करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने जान लिया कलर व्हील्स के बारे में, और अब हम लोग प्राइमरीज में बचे हुए सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ए लिखी हुई चीज़ दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर इस बटन पे जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये चीज़ ऑटो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं इस फुटेज के अंदर ऑटो बैलेंस को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल के लिए हमारी फुटेज कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पर, तो हम लोग इसी पर ऑटो बैलेंस अप्लाई करके देखते हैं। तो इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी हो गई है। तो लाइक अगर आप एकदम लाइक शुद्ध बिगिनर हैं और आपको लाइक कोई पॉइंट चाहिए स्टार्ट करने के लिए कलर ग्रेडिंग को, तो आप ऑटो बैलेंस इनेबल करके चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वाइट बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ, रीसेट नोट क्रिएट। तो पहले मैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए कोई सही क्लिप यहाँ पे खोज लेता हूँ। तो हम लोग इसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहीं पे वाइट बैलेंस अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं वाइट बैलेंस को सिलेक्ट करके स्काई वाले एरिया पे ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसा क्लिक मारता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि मोस्टली यहाँ पर जितना स्काई वाला एरिया है अब वो थोड़ा वाइटिश येलो हो गया है। तो वाइट बैलेंस यही काम करता है कि ये लाइक आप जहाँ पर भी इस टूल को ऐसा ड्रॉप करेंगे तो ये उस एरिया के अंदर वाइट कलर को लाइक इंक्रीज कर देगा। तो बस ये काम होता है वाइट बैलेंस का। और बाकी वाइट बैलेंस अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से चाहें तो टेम्परेचर की वैल्यू को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं टेम्परेचर होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली ऐसा टेम्परेचर को क्या समझते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर ठंडी है, तो हम लोग इसको एडिटिंग में कैसे समझते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में किसी ठंडी चीज़ को लाइक ब्लू या फिर व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करवाते हैं, वही सेम फंड हमारे एडिटिंग में ये ऐसे लगता है कि हम लोग ब्लू कलर को ऐसा कोल्ड टेम्परेचर समझते हैं, यानी कि कोई इमेज कितनी कूल है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो येलो कलर है इसको हम लोग ऐसा वार्म समझते हैं। इस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा येलो कलर है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये फुटेज बहुत ही वार्म फुटेज है। और अगर ये मान लीजिए ये फुटेज कुछ ऐसी दिख रही होती, लाइक मान लेते हैं ये चीज़ पहले देखने में अजीब लग रही है, तो हम लोग इसको कूल इमेज बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को समझते हैं। ब्लू कलर का मतलब कूल, येलो का मतलब वार्म, तो ऐसे समझते हैं हम इसे। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये फोटो हमारी ऐसा कूल हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग अपनी इमेज को लाइक कूल करते हैं। और अगर हम लोग इसकी लाइक वैल्यू को पॉजिटिव में ले जाते हैं जैसे कि यहाँ पर, तो इमेज ऐसे वार्म हो जाती है। तो ऐसे हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करके किसी वीडियो को वार्म या फिर कूल लुक देते हैं ऐसा। और फिर उसके बाद यहाँ पर टिंट पे आ जाते हैं। तो देखिए टिंट हमारा बेसिकली किसी भी इमेज या फिर वीडियो को मैजेंटाइज लुक देता है या फिर ग्रीनिश लुक देता है। जैसे कि इस वीडियो को मैं कोई लुक देने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर हमें थोड़ा ग्रीनिश लुक देखने को मिल गया। और अगर मैं इसे यहाँ पर डिक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर मैजेंटाइज लुक मिल गया। और एक और चीज़, यहाँ पर जो टेम्परेचर और टिंट है ये ज़्यादातर सिचुएशन में संग में ही वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको लाइक और कूल बनाना है, तो मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा। और इनकेस अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ये इमेज और कूल अच्छे से नहीं हो पा रही, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ग्रीनिश लुक दूंगा यहाँ पर कुछ ऐसा। तो ऐसे भी हम लोग अपने इमेज को कूल बनाते हैं। बेसिकली इमेज को कूल बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर को एडअप करेंगे। और थोड़ा वार्म लुक देना है तो आप यहाँ पर येलो और मैजेंटा यानी कि पिंक कलर को ऐड करेंगे। तो मैं अपने सिनेरियोज के अंदर ऐसा कुछ इनका यूज़ करता हूँ। खैर इन दोनों को अभी रीसेट कर देते हैं।
और फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट पे आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट में देखिए क्या होता है कि ये हमारे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हमारे लाइक हाईलाइट और शैडो वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। जैसे इस इमेज के अंदर आप डार्क पार्ट और ब्राइटर पार्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का यूज करके उसे ऐसा इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना पार्ट हमारा डार्क वाला पोर्सन है और यहाँ हमारा थोड़ा लाइट वाला पोर्सन है, और प्रोफेशनल भाषा में बोलूँ तो ये हाईलाइट्स वाला एरिया है और ये शैडो वाला एरिया है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे शैडो और हाईलाइट्स दोनों संग में इंक्रीज होंगे। मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ कुछ ऐसे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हाईलाइट्स वाले एरिया कुछ हद से ज़्यादा ब्राइट हो गए और यहाँ पे शैडो वाले एरिया कुछ हद से ज़्यादा डार्क हो गए। तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है कि ये हाईलाइट और शैडो वाले पार्ट को संग में कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, और लाइक आप इसका अपोजिट करना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ ऐसा लाइक क्लियर अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने इस फुटेज के अंदर हाईलाइट और शैडो वाले पार्ट को उड़ा दिया तो कुछ फुटेज के अंदर बचा ही नहीं। तो ये काम होता है कॉन्ट्रास्ट का। और फिर उसके बाद आ जाते हैं पाइवट पे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इंटरफेस वाले पार्ट में, जैसे कि यहाँ पर हमारी ब्लर वाली चीज थी कि इस चीज के ऊपर ये दोनों जैसे डिपेंडेंट है, वैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर पाइवट भी डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर पाइवट की वैल्यू को कम ज्यादा करूंगा तो यहाँ पर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हल्का सा इंक्रीज करता हूँ और अब मैं यहाँ पर पाइवट को कम ज़्यादा करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अब चेंज देखने को मिल रहा है। और मैं आपको ये अब बता देता हूँ कि हम लोग पाइवट से एक्चुअली करते क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रास्ट अप्लाई करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाईलाइट्स और शैडोज अप्लाई हो जाते हैं, तो उनको लाइक थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइवट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इतना कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लगा दिया, अब मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर हाईलाइट्स और शैडो वाले पार्ट इतने लाइक इंक्रीज हो गए कि इस फोटो में जान नहीं आ रही। तो अब मुझे क्या लगता है कि यार यहाँ पे ब्राइट एरियाज और शैडोज वाले एरियाज को थोड़ा सा लाइक बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो मैं यहाँ पर पाइवट का यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा ऐसा डिक्रीज करूंगा, तो अब चीजें मुझे यहाँ पर देखने में सही लग रही हैं। तो बेसिकली आप पाइवट से क्या करते हैं कि आप कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हार्ड या फिर सॉफ्ट बनाते हैं। थोड़ा कलेक्टिवली बोलूँ तो आप कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ से बैलेंस करते हैं। और इन केस आपको अभी भी पाइवट के बारे में और अच्छे से नहीं पता चला तो आइए हम लोग थोड़ी इस चीज को बारीकी से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रे स्केल पे आ जाता हूँ और अब हम लोग इस पे वर्क करते हैं। तो मैं अपने स्कोप को बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिप्स को हटा देता हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। तो आपने इस फुटेज के अंदर क्या देखा कि यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट एकदम व्हाइट हो गया और डार्क वाला पार्ट एकदम डार्क हो गया। तो दोनों चीजें संग में इंक्रीज हो गई हैं, आपने ये देखा। और अब हम लोग स्कोप में देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट एकदम व्हाइट हो गया और यहाँ पे डार्क वाला पार्ट एकदम डार्क हो गया। तो अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज किया और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट व्हाइट हो गया, डार्क वाला पार्ट डार्क हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर पिवट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब मैं आपको पिवट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बोला था कि ये कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को बैलेंस करने के लिए यूज हम लोग इसका करते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को यहाँ पर हार्श या फिर सॉफ्ट करते हैं। तो अब मैं उस चीज को यहाँ पर जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं पाइवट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये ब्लैक वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट कम हो रहा है। यानी कि मैं व्हाइट वाले पार्ट की पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ये ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा हार्श हो रहा है। और अगर मैं इसे लाइक डिक्रीज करूंगा तो आप अब यहाँ पे मैं ब्लैक वाले पार्ट की पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट हार्श हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक वाला पार्ट सॉफ्ट हो रहा है। तो बस इसी चीज के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि हम लोग पाइवट से वैल्यू को लाइक सॉफ्ट या फिर हार्श बनाते हैं, या फिर डिपेंडिंग ऑन द केस हम लोग चीज़ों को ऐसा बैलेंस करते हैं। बैलेंस मतलब कि इन चीज़ों को लाइक ऐसा बीच में रखना या फिर अपने सीन के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करना। सो बेसिकली हम लोग पाइवट से क्या करते हैं, हम लोग अपने मिड टोन्स की वैल्यू पे वर्क करते हैं कॉन्ट्रास्ट के लिए, और उसके बाद यहाँ पर पाइवट का काम होता है कंप्लीट। और अब मैं इसे यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ, इन दोनों को मास्टर रीसेट कर देते हैं। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं मिड डिटेल्स के बारे में। तो मिड डिटेल्स के बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर इन दादाजी की फोटो को ले आता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि यार क्या पर्पस है यार, मतलब ये दादाजी की फोटो यहाँ पे क्यों आ गई। तो मैं ये जस्टिफाई करता हूँ। तो देखिए क्या है कि मिड डिटेल्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को अपने स्किन को थोड़ा सा स्मूथ बनाना हो या फिर थोड़ा सा लाइक रिंकल वाले वे में अपने स्किन को दिखाना हो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारे दादाजी की फोटो है, इनके रिंकल्स को हमें ऐसा थोड़ा और कड़क वे में दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर मिड डिटेल्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा।
तो आप देख रहे हैं एकदम यहाँ पे मतलब रिंकल्स और लाइक वाइब्रेंट वे में देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग मिड डिटेल से मोस्टली अपने फेस को स्मूथ बनाते हैं या फिर थोड़ा सा उसको रिंकल वाले वे में दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने अभी क्या किया कि इनके रिंकल्स को लाइक और थोड़ा वाइब्रेंट कर दिया और मैं इनके फेस को थोड़ा स्मूथ बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर मिड डिटेल्स की वैल्यू को थोड़ा सा ऐसे कम कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर रिंकल्स थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली इसके चेहरे के रिंकल्स वाले पार्ट थोड़े से ब्लरी हो गए हैं। तो मिड डिटेल से हम लोग यहाँ पर अपने कैरेक्टर के फेस को स्मूथ करते हैं। और ऐसा ही एक प्लगइन होता है जिसका नाम है ब्यूटी बॉक्स। जैसे कि मान लीजिए आप डाविंची रिजॉल्व की जगह प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मिड डिटेल्स वाले काम को कैसे करेंगे, तो वहाँ पर लोग ब्यूटी बॉक्स वाले प्लगइन का यूज करते हैं इस सेम काम को करने के लिए। खैर यहाँ पर आप डाविंची रिजॉल्व यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मिड डिटेल्स का यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कलर बूस्ट पे। तो कलर बूस्ट को दिखाने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पर किसी दूसरी क्लिप पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस क्लिप पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको कलर बूस्ट का लाइक यूज करके दिखाता हूँ। तो मैं पहले इसे थोड़ा सा बड़ा करके इधर से एडजस्ट कर लेता हूँ और अब हम लोग यहाँ पर कलर बूस्ट पे वर्क करते हैं। तो जैसे कि आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये फुटेज कुछ ऐसी दिख रही है। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कलर बूस्ट की वैल्यू को एकदम मैक्स के लिए ले जाता हूँ फिलहाल, कुछ ऐसे। तो फिर यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पे जितनी भी कलर के पिक्सल थे वहाँ पर और थोड़े कलर एडअप हो गए और यहाँ पर कलर्स इस तरह से एडअप हुए कि यहाँ पर वो कलर थोड़े वाइब्रेंट बन गए। जैसे कि आप इस एरिया को देख सकते हैं और इस एरिया को, और इवन यहाँ पर जो कैरेक्टर खड़ा है उसकी लाइक आप टी शर्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर को भी। तो कलर बूस्ट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कलर के पिक्सल्स में और थोड़े कलर एडअप हो जाते हैं, यानी कि कलर फिल हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं, इन अ वाइब्रेंट वे। और ऐसे ही सिमिलर सेटिंग आपको सैचुरेशन नाम की यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। तो देखिए कलर बूस्ट में मैंने क्या कहा, यहाँ पर कलर थोड़ा सा वाइब्रेंट वे में एडअप होते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पर जो आप रेड देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसा चटक रेड हो गया और ये पहले कुछ ऐसा दिखता था। ओके, और अब मैं इसको रीडू करता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कलर बूस्ट को हटा के मैं सैचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। तो आप अब इस रेड को देखिएगा कि ये वाइब्रेंट नहीं होगा, ये थोड़ा लाइक डार्क वे में ही थोड़ा सा और लाइक फिलअप हो जाएगा। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे कलर तो लाइक ब्राइट अप हुए लेकिन वो वाइब्रेंट वे में ब्राइट नहीं हुआ, और आप इन एरियाज पे भी ऐसा देख सकते हैं। तो सैचुरेशन और कलर बूस्ट में बस ये डिफरेंस है कि कलर बूस्ट वाइब्रेंट वे में चीजों को ऐसा ब्राइट करता है और सैचुरेशन थोड़ा सा इन डार्कर वे में चीजों को ऐसा ब्राइट करता है। तो इन दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, जहाँ जहाँ सैचुरेशन वर्क नहीं करता वहाँ पर कलर बूस्ट थोड़ा एग्रेसिव वे में ऐसा वर्क करता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग ह्यू के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो ह्यू से देखिए क्या होता है, ये कलर चेंज होता है। हाँ, ये बड़ी एग्रेसिव चीज है। लाइक ये इसको जब मैं इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो ये पूरे फुटेज को अफेक्ट करती है। तो मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने जैसे इसको इंक्रीज किया ये लोग ऐसा थोड़ा एलियन जैसे अपीयर होने लगे। यहाँ पे कुछ अलग कलर आ गया, यहाँ पे कुछ अलग कलर आ गया। और मैंने जितना देखा कि ह्यू थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो, जैसे कि आपने यहाँ देखा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत कम प्रीफर करता हूँ ह्यू का यूज़ करने का। इससे अच्छा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप कर्व्स वाले एरिया में जाके लाइक ह्यू वर्सेस ह्यू यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। लाइक आपको कलर चेंज करना है तो कर्व्स के बारे में हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। तो पहले मैं ह्यू को रीसेट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर शैडोज के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो शैडोज से हम लोग अपने फुटेज के डार्क पार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर मैं इसे यहाँ पर डिक्रीज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर था और यहाँ पर इनकी जो ये डार्क स्किन टोन थी थोड़ी सी, और यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा सा डार्क हो गया। और ऐसे ही आप इसको लाइक इंक्रीज करेंगे तो ये डार्कर एरियाज को ब्राइट अप कर देगा थोड़ा। और फिर उसके बाद हाईलाइट्स पे आ जाते हैं। हाईलाइट्स यानी कि ब्राइटर एरिया। तो इसे अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर हमारे ब्राइटर एरियाज और ब्राइट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्राइटर एरिया हमारा स्काई है, तो मैं अगर इसे इंक्रीज करूंगा तो स्काई और थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। और अगर मैं इसे डिक्रीज करूंगा तो यहाँ पर हमारा स्काई डार्क हो जाएगा और थोड़ी बहुत ये सब बिल्डिंग्स भी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ऐसा ब्राइट एरिया में आती हैं। तो मैं इसे डिक्रीज करता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर स्काई और ये बिल्डिंग्स भी थोड़ी सी ऐसा डार्क हो गई। तो यहाँ से हम लोग अपने फुटेज के डार्क पार्ट को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से हम लोग अपने फुटेज के ब्राइट को कंट्रोल करते हैं। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लूमा मिक्स पे। तो पहले मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो ये चीज़ तब वर्क करती है जब हम लोग अपने सैचुरेशन या फिर ह्यू की वैल्यू को कुछ कम ज़्यादा किए रखे हों, यानी कि ये सेटिंग इन दोनों पे डिपेंडेंट रहती है। तो इससे हम लोग अपने सैचुरेशन या फिर ह्यू के ब्राइटर पार्ट्स पे वर्क करते हैं। तो लूमा मिक्स का यही काम होता है। और फिर कलर व्हील्स के बाद यहाँ पर हम लोग नोड्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नोट्स होते क्या हैं। तो नोट्स एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये भी काइंड ऑफ एक लेयर होते हैं। लाइक अभी तक आप लेयर में क्या देखते थे, अभी तक आप लेयर में जब वर्क करते थे तो चीज़ें आपको कुछ ऐसी दिखती थी। अब बस क्या हो गया कि नोट्स में कि चीज़ें एक के बाद एक ऐसे थोड़ा सीक्वेंशियल वे में अरेंज है। तो आप यहाँ पे नोट्स को ये कह सकते हैं कि ये लेयर का अरेंजमेंट है इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म। लेयर्स पे देखिए क्या फंडा चलता था कि जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना ज़्यादा दिखेगा, और बाकी यहाँ पर नोट्स में क्या है कि यहाँ पर चीज़ें आगे हो या फिर पीछे वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। तो नोट्स का फंडा ये है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ट्रांसफर वाले वे में चलती हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले नोट पे जो भी वर्क किया तो मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को ब्लू किया तो ये आखिरी वाले नोट तक चीज़ें यहाँ पर ब्लू हो गई हैं, यानी कि यहाँ की चीज़ इधर ट्रांसफर हुई, इधर की चीज़ इधर ट्रांसफर हुई, ऐसे होते होते यहाँ पर ये आउटपुट में ऐसे चली गई चीज़ें। तो नोट्स में क्या है कि पहले से लेके आखिरी तक चीज़ें ऐसा ट्रांसफर होती हैं, और लेयर्स में क्या थे कि जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना ज़्यादा दिखेगा। वहाँ पे ये फंडा था। तो बस यही है एक बेसिक सा डिफरेंस नोट्स और लेयर्स के बीच में। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि नोट्स हमारे यहाँ से कुछ निकल के इधर से कनेक्ट है, और यहाँ से लेके इधर से ऐसा कनेक्ट आउट है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे इनपुट और आउटपुट पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा इनपुट पॉइंट है और ये हमारा आउटपुट पॉइंट है। तो यहाँ से हमारा इनपुट आता है, और नोट्स में हम लोग जो भी ऐसा खेल खेल रहे हैं फुटेज के संग, उसके बाद वो आखिरी नोट से यहाँ से आउटपुट में ऐसा जुड़ जाता है। और यहाँ पे नोट्स पे एक और रूल चलता है कि यहाँ पे आउटपुट सिर्फ एक होगा, और यहाँ पे इनपुट हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक इनपुट देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक और इनपुट को लाने के लिए ऐड सोर्स पे क्लिक करूंगा, एक और इनपुट के लिए मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही फिर से मैं क्लिक करूंगा, एक और मिल गया। आप यहाँ पे मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आउटपुट आप ले सकते हैं। एक का कि आउटपुट का रास्ता सिर्फ एक है, इनपुट के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो हमें ग्रीन और ब्लू कलर के यहाँ पे डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रीन कलर का ये जो यहाँ पे डॉट है, ये हमारे कलर के डेटा को ट्रांसफर या फिर स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है बेसिकली। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का डॉट है, ये हमारे अल्फा के डेटा को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे मैच वाला अल्फा बीटा गामा नहीं है ये। तो यहाँ पर अल्फा का मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाया, तो उस सिलेक्शन के डेटा को हम लोग अल्फा बोलते हैं। और जैसे आप अपने सिलेक्शन को की भी बोलते हैं बहुत जगह, तो की का मतलब भी अल्फा होता है। तो ये अल्फा की सिलेक्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आप फिलहाल के लिए ये समझ सकते हैं। तो ग्रीन वाले एरिया से कलर डेटा ट्रांसफर होता है, और ब्लू वाले एरिया से अल्फा डेटा ट्रांसफर होता है। और बाकी मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ कुछ ऐसे, और इससे हम लोग थोड़ा सा इधर ले आते हैं और इसे उठा के इधर। और फिर आप यहाँ पे जो नोड देख पा रहे हैं, ये सीरियल नोड होता है। ये सबसे बेसिक नोड होता है डाविंसी रिजॉल्व के अंदर। ये बहुत ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। यहाँ पर क्या कि आपने जो चीज़ अप्लाई की, ये वो चीज़ ऐसा दूसरे सीरियल नोड में या फिर किसी अगले नोड में ट्रांसफर कर देगा। बस इसका फंडा ये है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इन नोड्स को अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। और फिर सीरियल नोड के बाद मैं आपको नोड से रिलेटेड कुछ और सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो आपने नोड्स पे कोई भी वर्क किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको ब्लू कर दिया है, तो अब मान लीजिए मैं इस चीज़ को रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मारूंगा, रीसेट नोड ग्रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं ऐसे भी चीज़ों को रीसेट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर ऐसे जाके गामा के इस रीसेट बटन पे भी क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो इस मास्टर रीसेट के ऑप्शन से भी चीज़ों को रीसेट कर सकता हूँ ऐसे। तो ऐसे भी मैं चीज़ों को रीसेट कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग नोड लेबल पे आ जाते हैं। तो नोड लेबल से क्या होता है कि हम लोग अपने नोड के ऊपर कुछ समथिंग ऐसा टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते कि मैंने ये नोड किस पर्पस के लिए यूज़ किया, या फिर मैंने इस नोड में क्या काम किया। तो मैं यहाँ पर जैसे टेम्प लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने कुछ टेम्परेचर को ऐसा कम ज़्यादा एडजस्ट किया, तो मैं यहाँ पर टेम्प लिख देता हूँ। ऐसे मुझे ध्यान है कि मैंने इस नोड पे क्या काम किया था, तो मैंने टेम्प का काम किया था। तो ऐसे आप नोड लेबल का यूज़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने इस नोड को क्यों यूज़ किया था और किस लिए यूज़ किया था। और फिर उसके बाद नोड कलर पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ से नोड के कलर को चेंज कर सकते हैं अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। जिसके अंदर आपने कुछ सिलेक्शन का काम किया है, तो आप उसे ऐसा ब्लू कर लीजिए। और जिसके अंदर मान लीजिए आपने कलर रिलेटेड ज़्यादा काम किया है, तो आप उसे आप ग्रीन लाइम कुछ ऐसा कलर दे सकते हैं। तो नोड का कलर आपको बस यहीं पे ऐसा लाइन वाइज देखने को दिखेगा।
और फिर उसके बाद यहाँ पर लॉक नोड का ऑप्शन मिलता है। तो लॉक नोड करने के बाद आप इस पर कुछ भी ऐसा कलर ग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम इस पर नहीं होगा। इस फंक्शन का यूज़ आप तब कर सकते हैं कि जब आपको लगता है कि आप गलती से किसी नोड पे कोई दूसरा काम ऐसा कर देंगे तो तब आप लॉक नोड का यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐड नोड का फंक्शन मिलता है। अलग अलग टाइप के नोड्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक सीरियल नोड पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ऐसे ही एक और सीरियल नोड को ऐड करना है तो ऐड सीरियल, या फिर एक सीरियल नोड को पहले ऐड करना है इस नोड के पहले तो मैं यहाँ पर सीरियल बिफोर पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर नोट्स को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू जानना चाहेंगे तो आप ऑल्ट टेस्ट प्रेस करेंगे तो एक सीरियल नोड आगे ऐसे ऐड हो जाएगा, और ऐसे ही एक सीरियल नोड को आप पीछे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करेंगे तो एक सीरियल नोड पीछे ऐसे ऐड हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें और तरह तरह के नोड्स को ऐड करने के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि पैरेलल, लेयर, आउटसाइड। तो इनके भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि पैरेलल नोड पी से स्टार्ट होता है तो आप पैरेलल नोड को ऐड करने के लिए ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल नोड आ जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए आपको लेयर नोड को ऐड करना है तो लेयर नोड एल से स्टार्ट होता है तो आप ऑल्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो लेयर नोड आ जाएगा। और ऐसे ही आउटसाइड नोड को ऐड करना है तो आप ऑल्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आउटसाइड नोड बन जाएगा। यहाँ पे चीज़ें इसलिए ब्लैंक दिख रही क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कोई सिलेक्शन नहीं बनाया है, और मैं आपको आगे बताऊंगा आउटसाइड नोड के बारे में इसी वीडियो के अंदर। तो ये है हमारे डिफरेंट तरह तरह के नोड। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन है इसको मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतनी बेसिक जानकारी काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने आपको नोड से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स के बारे में बता दिया। और ऐसा ही एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ब्लैंक स्पेस में ऐसा राइट क्लिक मारेंगे और यहाँ पर आप नोड को एडअप करना चाहेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग ही नाम के नोड्स आपको देखने को मिल जाए, तो घबराना नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर करेक्टर नोड है, ये सीरियल नोड का ही नाम है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर करेक्टर को एडअप करूंगा तो यहाँ पर सीरियल नोड ही आ जाएगा, लेकिन वो किसी सोर्स से ऐसा कनेक्टेड नहीं रहेगा। मैं करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो करेक्टर नोड यहाँ पर आ चुका है जो कि बेसिकली सीरियल नोड है। बस यही एक डिफरेंस है। और ऐसे यहाँ पर पैरेलल मिक्सर, लेयर मिक्सर, ये दोनों वही पैरेलल और लेयर नोड है, बस ये किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये तीनों चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। की मिक्सर, स्प्लिटर, कंबाइनर। की मिक्सर से क्या होता है कि आप इससे किसी दो नोड की अल्फा की वैल्यूज को ऐसा कंबाइन करते हैं, जैसे कि आप नाम से ही डिकोड कर सकते हैं कि की मतलब वही सिलेक्शन, मिक्सर मतलब कि जो दो चीज़ों को ऐसा एडअप या फिर मिक्स करें। तो सिलेक्शन को मिक्स करने वाले नोड को हम लोग यहाँ पर की मिक्सर कहते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर स्प्लिटर और कंबाइनर भी है। स्प्लिटर मतलब कि जो किसी चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोज कर दे या फिर ब्रेक कर दे। तो स्प्लिटर को भी मैं एडअप करके दिखा देता हूँ। इसमें आप जैसे कि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे RGB कलर होते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आपके किसी भी फुटेज की इनपुट को ऐसा रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल में ऐसा ब्रेकअप कर देता है। तो स्प्लिटर नोड का ये फंक्शन है, और कंबाइनर वही इन तीनों चीज़ों को ऐसा कंबाइन कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू सारे नोट्स के बारे में बता ही दिया है, और अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं नोट्स के बारे में। और फिर अब हम लोग यहाँ पर दूसरे नोट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सीरियल नोट के बारे में जान लिया, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पे अल्फा अल्फा सिलेक्शन ये सब बोल रहा था, अब मैं आपको उसे क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसे रीसेट मार देता हूँ। मैं यहाँ पर अपने विंडो पे आ जाता हूँ, और हम लोग यहाँ पर एक सर्कुलर मास्क को एडअप कर देते हैं, और मैं इसे इस कैरेक्टर के चेहरे पे लगा देता हूँ। और एक बार मैं आपको यहाँ पे नोट्स को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मास्क लगाया, तो अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट को ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पे अब जो चीज़ दिखेगी वही चीज़ आपको यहाँ पे नोट पे देखने को मिल रही है। नोट्स पे जब आप वर्क करेंगे तो बहुत बार आपका जो सिलेक्शन रहेगा, सिर्फ सिलेक्शन वाला पार्ट भी ऐसा नोड में बहुत इस वाले स्क्रीन पे छोटे वाले एरिया पे दिखेगा। तो ये भी एक फीचर है यहाँ पर नोट का। और हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था कि यहाँ पर मैंने ऐसा सिलेक्शन बना लिया मास्क का यूज करके, सर्कुलर मास्क है ये। और मान लेते कि अब मैं खाली इतने पार्ट को दिखाना चाहता हूँ और बाकी चीज ऐसा ये हमारे मास्क के अंदर ना है, तो ये चीज कैसे दिखाएंगे? तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर अल्फा आउटपुट को एडअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कट पेज में ही आके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी भी मेरी मास्क की गई चीज नहीं दिख रही जब तक मैं यहाँ पर अपने अल्फा आउटपुट को एडअप नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अल्फा आउटपुट को एडअप कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक राइट क्लिक मारूंगा,
ऐड अल्फा आउटपुट, और अब मैं यहाँ पर इस ब्लू डॉट को इस आउटपुट वाले अल्फा डॉट से जोड़ देता हूँ। तो अब हमारे मास्क के अंदर वाली चीज ऐसे खाली दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग ने ये सीखी कि हम लोग कोई भी मास्क सिलेक्शन की कुछ भी ये सब बना तो लिया, लेकिन जब तक अल्फा आउटपुट से उसको कनेक्ट नहीं करेंगे वो चीज हमें यहाँ पर नहीं दिखने वाली। तो इसलिए मैं सब ध्यान रखिए कि आप अपने अल्फा आउटपुट से ऐसा कनेक्ट जरूर करें, मास्किंग या फिर सिलेक्शन वाले काम। और फिर यहाँ पर अल्फा की मैंने यहाँ पे बातचीत कर ली, और अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे तरह का नोट दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने इस सर्कुलर मास्क के अंदर जो भी चीज है इसका एक सिलेक्शन बनाया, और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इस चीज को अब छोड़ के इस मास्क के अंदर जो भी चीज है इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग सारी चीज हमारी ऐसा सिलेक्शन बन जाए। तो मैं उसे कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आउटसाइड नोड को एडअप कर सकता हूँ। तो उसे कैसे एडअप करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट के संग ओ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आउटसाइड नोड बन जाएगा। जैसे कि आपने इस वाले नोड के अंदर देखा, मैं एक बार हाइलाइट्स को ऑन कर देता हूँ। मैंने जो भी अपना मास्क बनाया उसके अंदर की चीज दिख रही है। तो ये होता है आउटसाइड नोड का कमाल, कि यहाँ पर आप अपने सिलेक्शन को दूसरे नोड के अंदर इन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। और इसके बाद मैं आपको इसका यूज भी बता देता हूँ कि मैं मोस्टली इसे किस केस में यूज करता हूँ। जैसे कि मैं अपनी इस वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं वहां पर आ जाता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पर अपने उस वीडियो को एडिट कर लेता हूँ, फेस कैम वाली वीडियो को। इससे हम लोग टाइमलाइन पे ले आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से पार्ट को कट आउट कर लेता हूँ, और अब हम लोग यहाँ पर कलर पेज पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा ये बैकग्राउंड है, और अब मान लेते कि यहाँ पर मैं अपने बॉडी या फिर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट पे वर्क करना चाहता हूँ, जो कि ये इंसान है। तो इस पे वर्क करने के लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो मैं क्वालिफायर पे आके एक सिलेक्शन बना लेता हूँ फटाक से। तो मैं ऐसे कुछ सिलेक्शन बना लेता हूँ। फिलहाल मैं बहुत अभी परफेक्शन के पीछे नहीं भागने वाला, बस एक आपको मैं आइडिया देने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं ये मेरे एक बॉडी का सिलेक्शन बन गया। तो अब मैं इस पर वर्क करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी कम ज़्यादा करके वर्क कर लिया, या फिर मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ऐसे, और अब मैं हाईलाइट्स को बंद कर देता हूँ। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अब अपने बैकग्राउंड पे वर्क करना चाहता हूँ। तो भाई मैं फिर से सिलेक्शन बनाऊंगा, फिर उस पर वर्क करूंगा। नहीं, मैं नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पर एक आउटसाइड नोड को ऐड करूंगा, Alt+O, और यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड पे वर्क करूंगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने बैकग्राउंड को एकदम डार्क बना देता हूँ, ऐसा कुछ। ये लीजिए, तो मैंने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड पे भी वर्क कर लिया, और मैंने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट पे भी वर्क कर लिया, और बहुत टाइम भी बच गया। नहीं तो कहा मैं भी जाकर सिलेक्शन बनाता फिर वर्क करता, बहुत हेक्टिक हो जाता। तो आउटसाइड नोड का बस बेसिकली यही वर्क होता है कि इससे हम लोग अपना एक सिलेक्शन बनाने के बाद उस सिलेक्शन को इन्वर्ट करके उसके बैकग्राउंड की चीज़ पे आसानी से वर्क कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे नोड पे। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे वापस चला जाता हूँ, और फिर आउटसाइड नोड के बाद हम लोग यहाँ पर पैरेलल नोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, एक नोड को यहाँ पे एडअप कर देता हूँ। एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। इसको नीचे ले आते हैं। अब ठीक है, तो चलिए आउटसाइड नोड के बाद हम लोग यहाँ पर पैरेलल नोड को जान लेते हैं कि वो क्या होता है। तो पैरेलल नोड को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर Alt+P को प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमारी पैरेलल नोड बन गई। और इस नोड की यहाँ पे ये खासियत है कि मान लीजिए आपने इस नोड के अंदर कुछ काम किया और इस नोड के अंदर कुछ काम किया। ये क्या है कि इसके आउटपुट में जो चीज़ निकलती है, ये दोनों की ऐसा मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग होकर चीज़ ऐसा निकलती है। जैसे कि हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके ही देखते हैं कि जैसे मुझे जो पता है कि रेड और येलो कलर को मिक्स करने से ऑरेंज कलर बनता है, तो देखते हैं बनेगा कि नहीं वो कलर। तो मैं ऊपर इसे थोड़ा सा येलो कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, और नीचे वाले में थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, कुछ ऐसा। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा अब ऑरेंज लुक बन गया। तो जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग पैरेलल नोड के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को ऐसा मिक्सअप करके उसका आउटपुट निकालते हैं। और एक और चीज़, ये जो पैरेलल मिक्सर नोड होता है, ये अलग चीज़ों को इक्वली ब्लेंड करता है या फिर मिक्स करता है। और फिर इसके बाद हम लोग लेयर नोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से भी मॉर्फ इनटू लेयर मिक्सर नोड पे भी क्लिक करके इसे लेयर नोड में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसे आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट किया,
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिक्सिंग वाला तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो देखिए लेयर मिक्सर नोड के अंदर थोड़ा सा गुंडा राज चलता है। गुंडा राज मतलब कि यहाँ पर लाइक ऊपर वाले नोड में कुछ भी हो रखा रहेगा, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे नीचे वाले नोड में जो चीज हो रखी रहेगी वही खाली दिखेगी। लाइक मैं ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको एकदम ऐसा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, डार्क या फिर व्हाइट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर लाइक ये चीज एकदम व्हाइट हो रखी है, लेकिन तब भी यहाँ पर जो चीज हो रखी है यही चीज दिख रही है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लेयर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो जितना ऊपर रहेगा वो उतना ज्यादा दिखेगा, तो ऑलमोस्ट वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। वो ये है कि जो सबसे नीचे रहेगा वही खाली दिखेगा, सबसे ज्यादा नहीं दिखेगा, वही खाली दिखेगा। तो यहाँ पे लेयर मिक्सर नोड पे ये होता है। और मैं यहाँ पे चाहूँ तो लाइक मल्टीपल नोड्स को एडअप कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर Alt+L या फिर Alt+P प्रेस करूंगा, तब भी यहाँ पर चीजें यहाँ पर ऐसे एडअप हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर को ऐड किया, तो यहाँ पे जैसे कुछ नहीं हो रखा है तो यही चीज ही खाली दिख रही है। तो वही चीज फिर से जस्टिफाई हो गई कि जो एकदम नीचे रहेगा वही खाली दिखेगा। ओके, तो लेयर मिक्सर का यही फंडा है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक मान लीजिए कोई एकदम नीचे वाले लेयर में लाइक मान लेते हैं कोई छेद है, उस एरिया में ही लाइक कोई पीछे वाले नोड की चीज दिख पाएगी जिसमें लाइक मैंने कुछ वर्क कर रखा है। तो पहले मैं इस नोड को यहाँ से हटा देता हूँ। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं, लाइक इस नीचे वाली लेयर के अंदर हम लोग एक सर्कल को एडअप कर देते हैं, सर्कुलर मास्क को। तो इसे ऐसे एडअप करते हैं। तो लाइक अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे वाली लेयर के अंदर इसके अंदर वाली पोर्शन की चीज दिख रही है और बाहर की चीजें एक्सक्लूड हो रखी है इस नीचे वाली लेयर के अंदर। तो जहाँ पे चीज एक्सक्लूड हो रखी तो उसके पीछे वाली लेयर की चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो बस लेयर नोड में ऐसे आप चीजों को देख सकते, लाइक अगर आप किसी पीछे वाली चीज को देखना चाहेंगे तो। और फिर लेयर नोड की बहुत बुराई हम लोग ने यहाँ पे कर ली। और लेयर नोड में आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें कंपोजिट मोड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी ने लाइक फोटोशॉप या फिर वो जो मोबाइल वर्जन होता है फोटोशॉप का, वो फोटोशॉप सीसी कुछ ऐसा उसको बोलते हैं, हाँ PSCC उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको जैसे कंपोजिट मोड में जो ऑप्शन मिलते हैं वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर भी ऐसा देख सकते हैं, जैसे कलर डॉज। यहाँ पे मतलब आप बहुत सारे ऑप्शंस को ऐसा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हाँ, आप लेयर नोड के अंदर कंपोजिट मोड वाले भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लीनियर डॉज कर देता हूँ इसे, तो ये कुछ ऐसी अजीब सी चीज बन गई है। खैर छोड़िए, इसे हम लोग नॉर्मली रहने देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग ने लेयर मिक्सर के बारे में बातचीत कर ली और अब मैं इन सारी चीजों को हटा के ऐसा सीरियल नोड को ही रहने देता हूँ। और फिर इस वाले नोड के बाद हम लोग यहाँ पर अपने की मिक्सर वाले नोड के बारे में बातचीत करने वाले। तो की मिक्सर नोड क्या होता है, तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था की मिक्सर के बारे में कि वहाँ पर हम लोग दो अल्फा आउटपुट को लाइक एक अल्फा आउटपुट में ऐसा जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे ऐड नोड, फिर यहाँ पर की मिक्सर पे ऐसे क्लिक कर देते हैं और फिर इसे नीचे ले आते हैं और फिर इसे इधर कर देते हैं। ठीक है, और फिर मैं इसे नीचे प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेते हैं दो सीरियल नोड को और एडअप कर देता हूँ। Alt S, एक मिनट, यहाँ नहीं, फिर सेलेक्ट करते हैं Alt S। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इन दोनों को ऐसा इसमें जोड़ देता हूँ। तो पहले मैं इसको इधर ऐसे जोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसको इधर ऐसे जोड़ देता हूँ। मैंने इन दोनों की अल्फा को इसमें ऐसा जोड़ दिया और इसकी अल्फा को हम लोग यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये चीज फिलहाल इसलिए ब्लैंक दिख रही क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने कोई सिलेक्शन नहीं लिया। तो इस नोट से बेसिकली क्या होता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा सिलेक्शन बनाया, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कुछ सर्कुलर सा सिलेक्शन बनाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने इस नोट के अंदर कुछ सिलेक्शन बनाया है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बॉक्स जैसा सिलेक्शन ले लेता हूँ। ओके, तो मैं इसे इनेबल करता हूँ और फिर मैं कुछ इसे इधर लाके ऐसा चौड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और अब इसे ऐसा चौड़ा कर देते हैं कुछ ऐसे, और अब इसे छोटा कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो अपनी की यानी कि सिलेक्शन बनाई है और यहाँ पर जो सिलेक्शन बनाई, इन दोनों का सिलेक्शन ऐसा मिक्सअप होके इस नोड में हमें ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर की मिक्सर में बस यही देखा कि इस नोड के अंदर हम लोग दो या फिर दो से ज्यादा नोड के लाइक सिलेक्शन को एडअप कर सकते हैं
और वो सारे सिलेक्शन ऐसा इस आउटपुट के द्वारा एक जगह पर आकर ऐसा मिक्सअप होके दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्शन बनाया था और यहाँ पर कुछ सिलेक्शन बनाया था। इन दोनों के सिलेक्शन यहाँ पर ऐसा इसके आउटपुट में मुझे यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो की मिक्सर का यही काम होता है कि ये अलग अलग नोट के सिलेक्शन को ऐसे अडॉप्ट करके एक फाइनल आउटपुट में दिखाता है। और यहाँ पर आप चाहें तो आप मल्टीपल इनपुट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप ऐड वन इनपुट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इनपुट ऐसे अडॉप्ट हो जाएगी। ऐसा ही आप रिमूव वन इनपुट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे यहाँ पर एक इनपुट गायब हो जाएगी। तो बस की मिक्सर में हम लोग यही काम करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं और अब हम लोग यहाँ पर स्प्लिटर नोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अपने सिलेक्शन को भी रीसेट कर देता हूँ। तो स्प्लिटर को मैं यहाँ पर ऐसा ब्लैंक स्पेस पे राइट क्लिक मार के ऐड नोड, फिर यहाँ पर स्प्लिटर पे क्लिक करके इसे ऐसा अडॉप्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर स्प्लिटर को अडॉप्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइक कलर डेटा को ऐड करने के लिए खाली इनपुट है। तो यहाँ पर हम लोग कलर डेटा के संग छेड़छाड़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लाइक थोड़े स्टार्टिंग वाले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स में आपके कलर यहाँ पे ब्रेकअप हो जाते हैं। तो बस यही काम है स्प्लिटर नोड का। तो जैसे कि मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैं इसकी सोर्स को पहले यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं 3 सीरियल नोड्स को एडअप कर देता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट एस को 3 बार कर देते हैं। इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं और फिर इसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, कुछ ऐसे। तो जब मैं यहाँ पर इन तीनों नोट्स पे ऐसा क्लिक कर रहा हूँ तो आपको इस फुटेज की लाइक डिफरेंट वर्जन देखने को मिल रही है। एक में कुछ ऐसी चीज़, एक में कुछ ऐसी और एक में कुछ ऐसी। तो यहाँ पर क्या कि ये वाली फुटेज यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर चैनल्स में ब्रेकअप हो गई है। तो पहले नोट के अंदर हमें रेड चैनल की फुटेज यहाँ पे देखने को मिल रही है और उसके नीचे वाले के अंदर हमें ग्रीन चैनल की फुटेज देखने को मिल रही है और फिर सबसे नीचे वाले में हम लोग को ब्लू चैनल की फुटेज देखने को मिल रही है। और मुझे ये कैसे पता कि ये रेड, ग्रीन और ब्लू है? तो यहाँ पर आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को देख पा रहे हैं, तो मैं इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो स्प्लिटर नोड बस यही काम करता है कि ये आपके नोड के इनपुट को ऐसा रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल्स में ऐसा ब्रेक कर देता है और कंबाइनर नोड इन सारी चीज़ों को लाइक एडअप करके ऐसा सिंगल आउटपुट में ऐसा प्रोड्यूस कर देता है। मैं कंबाइनर को एडअप करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर एड नोड, यहाँ पर कंबाइनर। तो यहाँ पर कंबाइनर पे आप क्या काम करते हैं कि आप यहाँ पर लाइक किसी भी फुटेज के रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल को यहाँ पर ऐसा एडअप करके आप उसको ऐसा फाइनल आउटपुट में ऐसा जोड़ देते हैं। बस यही काम है कंबाइनर का। स्प्लिटर का काम है कि 3 कलर्स में तोड़ने का, कंबाइनर का काम है तीनों कलर्स को ऐसा साथ में जोड़ने का। तो बस यही काम है स्प्लिटर और कंबाइनर का। और फिर यहाँ पर मैंने आपको सारी नोट्स के बारे में बता ही दिया है। तो मैं आपको लाइक कुछ और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूँ। मान लीजिए आपने अपने इस नोट्स वाले एरिया में थोड़ी ऐसी कुछ खिचड़ी मचा दी है, कुछ लाइक ऐसी, ठीक है। तो अब आपको लग रहा है कि मैं इन चीज़ों को कैसे सही करूं, तो उसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक मार के क्लीन अप नोड ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे नोड्स यहाँ पर थोड़े सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाएंगी। और लाइक मान लेते हैं कि आप नोड्स वाले एरिया से थोड़ा सा लॉस्ट हो गए, जैसे कि आप लाइक किसी दूर के एरिया पे आ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस एरिया पे कैसे जाऊँ ना, जहाँ पर मैं अपने नोट्स पे वर्क कर रहा था। आप उस जगह पे जाने के लिए यहाँ पर जूम टू विंडो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप उस एरिया पे आ जाएंगे जहाँ पर आपके नोट्स ऐसा लोकेटेड है। और लाइक आप चाहें तो यहाँ पर क्लिप के बगल वाले ऑप्शन से भी चीज़ों को ऐसा जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो आप जूम इन और जूम आउट यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं इन फीचर्स का यूज़ करके। और आप ओरिजिनल साइज पे जाना चाहें तो आप ऐसा चाहते हैं कि ये थोड़े छोटे हो जाए, कि आप इन चीज़ों को थोड़ा छोटे में ऐसा देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक मार के ओरिजिनल साइज पे भी क्लिक ऐसा आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे। तो ऐसे ही चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के बारे में भी बता दिया है और नेविगेट करने के ऑप्शंस के भी बारे में बता दिया है। और एक और चीज़, जब आप ऑल्ट के संग अपने माउस व्हील को स्क्रॉल करेंगे तब ऐसे भी आप चीज़ों को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर नोट्स और प्राइमरीज के बारे में बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर ये वीडियो होती है कंप्लीट। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कलर पेज के इंटरफेस के बारे में, वहाँ पे तीनों व्हील्स के बारे में, कलर व्हील्स, लॉग व्हील्स और HDR व्हील्स के बारे में, और आखिर में हम लोग ने नोट्स के बारे में भी जाना। और अगर आप नोट्स वाले पार्ट में ये सोच रहे होंगे कि मैंने वहाँ पर आपको लेयर नोट के बारे में ये बताया था कि जो सबसे नीचे रहेगा वही खाली दिखेगा, ये वाला रूल जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग लेयर नोट का यूज करते ही क्यों है?
सीरियल नोड से हमारा काम क्यों नहीं खाली हो जाता। तो इस चीज़ को मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर कवर करूँगा और यहाँ पर मैंने अपनी अपकमिंग वीडियो के बारे में बोला ही है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर क्या कवर करूँगा। तो उस वीडियो के अंदर हम लोग कलर थ्योरी को कवर करेंगे, लाइक कलर हार्मनी क्या होती है, कलर थ्योरी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग उस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और फिर लास्ट वाले पार्ट में मैं आपको लेयर्ड नोड और सीरियल नोड वाली चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, चीज़ को मैं वहाँ पर आखिरी में कवर करूँगा। बाकी चलिए गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर से बताएं और कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि लाइक आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें आप मुझे कन्वे करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।